हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कितने जने आए हैं? बाकी सबके लिए थोड़ा देरी लगता है। घर पे पढ़ा, कुछ डाउट आया? डाउट छोटा सा डाउट है, पूछ जब तक लोग आते नहीं है बाकी सब लोग। डिसोसिएशन वर्ड में डाउट है? अरे डिसोसिएशन बोल रहा है ये। एसोसिएशन कहाँ से आया तेरा? डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना, ठीक है। डिसोसिएट कर जाना, सेपरेट हो जाना, दूर हो जाना, ठीक है, उसको हम लोग डिसोसिएशन बोलते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक। तो अच्छा, सिर्फ 8 जने, बाकी लोग कहाँ हैं? इंक्लूडिंग मुझे तो सिर्फ 6 जने। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है? बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब ही होता है, देखो बॉन्ड डिसोसिएशन उस टाइम मेरा जो लेक्चर तुम लोग आज ही में रह गया था वो यही था एक्चुअली। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में बताने की कोशिश की। हम लोग को ना कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है अगर मेरे को बॉन्ड तोड़ना है तो, ठीक है। और वो जितनी एनर्जी मेरे को लगती है उसी को मैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलता हूँ। उसी को मैं क्या कहता हूँ? हाँ, बॉन्ड को तोड़ने के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में, हम लोग ने इसको कैटेगराइज किया है, ठीक है। एक तो नॉर्मल हमारा डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जनरली क्या होता है, एक तरीके से सब कैटेगराइज है, वो एक पर्टिकुलर बॉन्ड के लिए काम करता है। समझ लो हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड बना हुआ है, तो वो हाइड्रोजन और कार्बन के बॉन्ड को जो तोड़ने के लिए है, हम उस एनर्जी को पर्टिकुलर बात करेंगे। हम बाकी सब एनर्जीज की पर्टिकुलरली बात, हम लोग ओवरऑल हर एक कार्बन को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी वो हम लोग नहीं बोलते, हम सिर्फ और सिर्फ एक बॉन्ड के लिए ही बात करेंगे, ठीक है। जब चीजें पर्टिकुलर हो जाए, पर्टिकुलर मतलब समझते ना कि एक सिंगल के लिए, हाँ भाई इसी चीज के लिए हम लोग को बात करना, बाकी सब चीजों के लिए बात हमको नहीं करनी, तो वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है। और हम लोग बॉन्ड एंथैल्पी किसको बोलते हैं? जब वो क्यूमुलेटिव बात करें, जब हम लोग एवरेज की बात करें, एवरेज वैल्यू, ठीक है। एवरेज वैल्यू मतलब टोटल ओवरऑल कितनी एनर्जी लगी बहुत सारे बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ठीक है। वो पर्टिकुलर कोई एक बॉन्ड की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सभी बॉन्ड की बात कर रहे हैं। तो सब बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगी हम लोग तो डेल्टा एच बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ रही बात? ठीक। तो वही डिटर्मिनेशन एक्सपेरिमेंटली बाय मेजरिंग द वैल्यू ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग अ पर्टिकुलर बॉन्ड, किसी भी कंपाउंड का पर्टिकुलर जो बॉन्ड है, and the average bond enthalpy. The data is given by the table 5.4. In the general, the strongest bond implies the large bond enthalpy. जो strong bond होगा उसकी क्या होगी, जो bond enthalpy होगी बहुत ज्यादा होगी। अगर strong bond है तो bond enthalpy बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। bond enthalpy ज्यादा होने का मतलब क्या होना चाहिए कि वो जो एटम है
अगर मैं उसको तोड़ को काटूंगा तो उसमें से जो एनर्जी जो रिलीज होगी वो कितनी, या उसको काटने या तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, तो हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, बोलो बोलो। देखो एंथैल्पी जो है ये थर्मोडायनामिक्स टर्म है, थर्मोडायनामिकल टर्म है। हम लोग एंथैल्पी जब चेंज इन एनर्जी या स्टेट होता है, एक्चुअली पर्टिकुलरली मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ, जब चेंज इन एनर्जी होता है तो हम लोग उसको डिनोट करते हैं एंथैल्पी। ठीक है, हम लोग ये बोलेंगे कि भैया एंथैल्पी भी है इस चीज। ओके, तो उधर हम लोग ये वर्ड एंथैल्पी का इस्तेमाल करते हैं। जनरली सिस्टम की एनर्जी या सिस्टम के अंदर चेंज होने वाली चीजों को हम लोग एंथैल्पी बताते हैं कि इसकी एंथैल्पी नहीं, इसकी एंथैल्पी नहीं। ठीक है, वैसे ही बॉन्ड एंथैल्पी भी होता है। बॉन्ड में चेंज, देखो बॉन्ड में चेंज क्या आ सकता है, बॉन्ड होगा या नहीं होगा, दोनों में से वन पॉसिबिलिटी है, इट इज देयर और इट इज नॉट। ओके, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। समझ में आ रही है? तो ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड के अंदर ऐसा चेंज होगा ना कि बॉन्ड की लेंथ छोटी बड़ी हो जाएगी, एंगल छोटा बड़ा हो जाएगा, तो वो है। ठीक है, उसमें सिर्फ क्या होगा कि या बॉन्ड टूट जाएगा या बॉन्ड होगा। बॉन्ड एंथैल्पी की ऐसा बात। Among the diatomic molecules, the bond order and the bond enthalpy of N2 is higher than the bond order is 3. अभी देखो, अगर हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो हम लोग क्या करते हैं, डायटोमिक, अभी देख क्या बोलता है, अमंग द डायटोमिक मॉलिक्यूल्स सबसे ज्यादा जो बॉन्ड एंथैल्पी हम लोग को आती है जिसमें बॉन्ड ऑर्डर 3 आ जाता है और बॉन्ड एंथैल्पी 9, 4, 6 आ जाता है। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल समझ रहे हो ना, जिनके अंदर दो मॉलिक्यूल आपस में कनेक्टेड हो, हम लोग उसको डायटोमिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, अब वो जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है उनमें से सबसे ज्यादा जिनकी बॉन्ड एंथैल्पी होगी या जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा वो कौन सा है, N2 मॉलिक्यूल। मतलब N2 मॉलिक्यूल कौन सा, नाइट्रोजन। दो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल आपस में बॉन्ड बनाते हैं, एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल दूसरे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाते हैं। तो वो कितने बॉन्ड बनाते हैं, लगभग 3 बॉन्ड बनाते हैं ना। उसमें से एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है, मैंने बताया था, उसमें से एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है, बाकी दो पाई बॉन्ड बनाता है। नीचे एक पाई बॉन्ड बनाता है, एक ऊपर एक पाई बॉन्ड बनता है। तो इस तरीके से उसकी टोटल 3 बॉन्ड बनते हैं। इसके लिए उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3 है ना। अब उसकी बॉन्ड एंथैल्पी कितनी है, देखो लगभग 946 किलो जूल। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हाँ ठीक, अब इधर कुछ सारे बॉन्ड दिए गए और उनकी बॉन्ड एंथैल्पी किलो जूल पर मोल के अंदर। कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड कितना है, 415, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड 390, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड 460। ठीक है, कार्बन कार्बन बॉन्ड 345, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड 329, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड 355 टू 380, 290 सॉरी। ठीक है, तो वैसे क्लोरीन और बाकी सबका दिया हुआ। देखो सबसे ज्यादा किसका है, कार्बन कार्बन बॉन्ड कितना है, लगभग 600 जा रहा है। ओह, अगर ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है कार्बन के अंदर तो और ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। कितनी एब्जॉर्ब होगी, 835 किलो जूल पर मोल के हिसाब से एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। सबसे ज्यादा अगर बॉन्ड किसी में हो रहा है, जिनको तोड़ने के लिए जो सबसे ज्यादा एनर्जी लग रही है वो क्या है, कार्बन और नाइट्रोजन का जो है बॉन्ड, वो कितना है, 854। ओके, बॉन्ड लेंथ इंप्लाइज दैट द अभी बॉन्ड लेंथ हम लोग बता रहे हैं। ये हो गया बॉन्ड एंथैल्पी। अभी तक इसमें किसी को डाउट है बॉन्ड एंथैल्पी में, तो बॉन्ड लेंथ पे जा रहे हैं। हेलो, ठीक है, बॉन्ड लेंथ पे जा रहे हैं क्योंकि सिंपल ही है, बॉन्ड एंथैल्पी में कुछ नहीं। बॉन्ड लेंथ पे, हाँ बोलो। बॉन्ड ग्राम या किलोग्राम में नहीं हो रहा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी को हम लोग मेजर कर रहे हैं किलो जूल पर मोल में। एक मोल ऑफ सब्सटेंस को अगर मेरे को उनका बॉन्ड तोड़ना है तो कितने किलो जूल एनर्जी मुझे सप्लाई देनी पड़ेगी, वो इंपॉर्टेंट है। कितने जूल ऑफ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी वो उसको दिखा रहा है, समझ रहे? ठीक है, और
तो उसके लिए हम लोग किलो जूल पर मोल, और ये डेल्टा एच मतलब यही है कितना चेंज एनर्जी हुआ उसका। ठीक है, चलो आगे कहाँ था हमारी बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ इम्प्लाइज दैट द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियर। देखो बॉन्ड लेंथ का डेफिनेशन दिया है, कृपया कर इसको नोट कर लीजिए। बॉन्ड लेंथ क्या होता है? बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या होता है कि कोई दो एटम है, ये एक एटम हुआ है, ये दूसरा एटम है, इनके बीच का डिस्टेंस, इनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। ठीक है, ऑवर टू कोवेलेंट बॉन्डेड एटम इन अ मॉलिक्यूल, किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड किसी भी दो मॉलिक्यूल का हो, वो एटम का हो, उनके बीच के कोवेलेंट को हम लोग न्यूक्लियर बोलेंगे। और फिर बॉन्ड लेंथ आर मेजर्ड बाय एक्सरे। अब बॉन्ड लेंथ मेजर किससे करते हैं? एक्सरे से करते हैं, नहीं तो इलेक्ट्रो डिफ्रैक्शन टेक्निक। इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक का मतलब कुछ नहीं होता है, एक तरीके का एक हाईली सोफिस्टिकेटेड हमारा एक ये होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, वैसे इलेक्ट्रो डिफ्रैक्शन टेक्निक होती है। इसमें क्या होता है, अलग इलेक्ट्रॉन को हम लोग मूव करते हैं हाई वेलोसिटी से, और वो किसी भी सब्सटेंस या स्पेसिमेंस के अंदर से जाते हैं, और वो जाने के बाद कुछ हद तक डिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है, अब जो डिफ्लेक्ट होते हैं ना, हम लोग उसको कैच करते हैं। डिफ्लेक्शन के बाद जब कैच करते हैं, तो कैच करने के बाद हम लोग को पता चलता है कि हाँ ये इतना डिफ्लेक्ट हुआ है, मतलब इनके बीच का बॉन्ड इतना था, ये इतना डिफ्लेक्ट हुआ है, मतलब इसके बीच का बॉन्ड इतना था। ठीक है, उससे हम लोग क्या पता चल जाती है? बॉन्ड लेंथ पता चल जाती है। समझ में आ रहा है? नहीं, दूसरा मेथड क्या है? एक्सरे। एक्सरे क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे। जो तुम लोग देखो हड्डी, जब तुम्हारी हड्डी टूट जाती है तो लेके जाते तुम लोग डॉक्टर से निकलवाते एक्सरे, है ना, याद है? तो वैसे ही एक्सरे का भी इस्तेमाल करते हैं, पर वो काय के भी इस्तेमाल करते हैं? इनके लिए, बॉन्ड की लेंथ पता करने के लिए। अब तुम लोग बोलोगे कि सर एटम तो बहुत छोटे होते हैं और बॉन्ड तो वो होता है, अब उसके अंदर एक्सरे क्या काम करता है, कैसे काम करता है? देखो एक्सरे के भी ना अलग अलग वो होते हैं, जैसे हम लोग को विजिबल लाइट के अंदर अलग अलग स्पेक्ट्रम होते हैं ना, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ये सब क्या है? अलग अलग शेड है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विजिबल लाइट में आती है ना, तो विजिबल लाइट में जैसे अलग अलग स्पेक्ट्रम है, वैसे ही एक्सरे के अंदर भी अलग अलग स्पेक्ट्रम है। अगर बॉन्ड लेंथ अलग होगी तो स्पेक्ट्रम अलग आएगा, बॉन्ड लेंथ अलग होगी तो स्पेक्ट्रम अलग आएगा। ठीक है, समझा? किसी को भी कुछ डाउट? ठीक है, बाकी इलेक्ट्रो डिफ्रैक्शन टेक्निक तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। क्या बोल रहा है? स्पेक्ट्रम अपने आप में एक ही इतना बड़ा है कि उसके अंदर नहीं बोल के लाखों किस्म की फ्रीक्वेंसी आ सकती है, लाखों नहीं करोड़ों। ठीक है, वो कहाँ से जाती है? वो बीटा पार्टिकल, वो गामा पार्टिकल आता है, गामा पार्टिकल से लेके हमारी लॉन्ग वेव लॉन्ग रेडियो फ्रीक्वेंसी तक आती है। लॉन्ग रेडियो फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड अर्थ के डायमीटर जितना हो सकता है या सन के डायमीटर के जितना भी हो सकता है। ठीक है, अरे सच में हो सकता है। तो सोचो कि कितनी बड़ी, इतनी बड़ी से लेकर इतनी छोटी तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब इसके अंदर तो हर एक साइज और ताकत की देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिल जाएगी। अब तू इनको एक्सरे बोल ले, बीटा रे या गामा रे बोल ले, या फिर विजिबल लाइट बोल, माइक्रोवेव बोल, नैनोवेव बोल, कुछ भी बोल, तो इन सबको कुछ भी नाम दे सकता है, इन सबको अलग अलग हाथों में बांट सकता है, पर है ये सिंपली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझ रहे हो? ठीक है, आगे चल रहे हैं। एवरेज बॉन्ड लेंथ। एवरेज बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या है? बॉन्ड लेंथ, अभी जैसे हम लोग ने बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का डब्बा देखा था, वैसे ही हम लोग एवरेज बॉन्ड लेंथ का भी डब्बा देखेंगे। इसमें क्या है? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की हम लोग को लेंथ जो है कुछ हद तक दी हुई है कि भाई डबल बॉन्ड होगा तो इतना लंबा होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इतना लंबा होगा। ठीक है, चलो देखते हैं बॉन्ड टाइप। OH हम लोग का अभी सिंगल बॉन्ड है, इसकी लेंथ कितनी होगी? अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड बन रहा है तो कितना पिकोमीटर का होगा? पूरे 96 पिकोमीटर का होगा। हाइड्रोजन के अंदर बॉन्ड बन रहा है तो कितने पिकोमीटर का होगा? 74। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के अंदर 107, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के अंदर 136। इधर देखो डबल बॉन्ड, अगर कार्बन के अंदर बॉन्ड बन रहा है तो कितना बन रहा है? 154। ठीक है, याद है?
और तुम लोगों को पता है कि कार्बन कार्बन जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं डबल बॉन्ड, तो हाईएस्ट एनर्जी लगती है उनको। उसमें बॉन्ड कितना बन रहा है, बॉन्ड लेंथ क्या है उस समय 133 है ना पिकोमीटर। और सबसे जो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है बॉन्ड तोड़ने में वो कौन सा है, कार्बन और नाइट्रोजन। इसके अंदर कार्बन का कितना है बॉन्ड, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और उन तीनों की बॉन्ड लेंथ कितनी है 116 पिकोमीटर 116 पिकोमीटर। ठीक है, और बताओ। तो वैसे ही HI का भी है, हाइड्रोजन और आयोडीन 160, फिर ये कार्बन और कार्बन का है 120। आया ना, ठीक है। सबकी अलग अलग बॉन्ड लेंथ है। देखो Br की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा हो गई है, लगभग 228 तक गई है। आयोडीन आयोडीन की बॉन्ड लेंथ बहुत चली गई है, 267 तक चली गई है, मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ है ना। आगे चलते हैं। ईच एटम ऑफ बॉन्डेड पेयर, हर एक एटम जो है बॉन्डेड पेयर contributes to the bond length. Bond length depends upon a size of an atom and multiplicity of the bond. Bond length किस चीज पर डिपेंड करती है, त्रिकोणीय पर डिपेंड करती है। एक तो है भैया कितने नंबर ऑफ बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है, और दूसरा उन सबकी बॉन्ड लेंथ क्या क्या है, ठीक है, मतलब सब कितने सारे बॉन्ड वो ज्यादा डिपेंड करता है। और उसके अलावा एटॉमिक साइज और कितने ज्यादा बॉन्ड बन रहे हैं, सिर्फ ये दो फैक्टर है जिसके ऊपर डिपेंड करते हैं बॉन्ड लेंथ। इट इंक्रीजेस एंड इंक्रीज द साइज ऑफ एटम। जैसे बॉन्ड लेंथ हमारी बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, जब एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा, अगर एटम ओवरऑल बड़ा होगा तो बॉन्ड लेंथ भी बड़ी होगी, है ना। और डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी मतलब क्या होता है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ते जाएंगे उतना बॉन्ड जो लेंथ है वो छोटी होती जाएगी, समझ रहे हो। जितने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे उतना बॉन्ड लेंथ कम होगी। इन जनरल द मेजर इन द पिकोमीटर, हम लोग इसको किस में मेजर करते हैं, पिकोमीटर में मेजर करते हैं, और इन द एंगस्ट्रॉम यूनिट, हम लोग इसको दो चीज में मेजर करते हैं, नहीं तो पिकोमीटर में मेजर करते हैं, नहीं तो एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी देखो एंगस्ट्रॉम में अगर मेजर कर रहे हैं तो हम लोग उसमें बता सकते हैं कि एंगस्ट्रॉम के हिसाब से कौन सा बॉन्ड जो है सबसे लंबा होगा। तो जो सिंगल बॉन्ड है सबसे बड़ा होगा, उससे थोड़ा छोटा होगा डबल बॉन्ड, और सबसे छोटा होगा ट्रिपल बॉन्ड, है ना। तो ये होता है एक तरीके से बॉन्ड लेंथ, ठीक है। सिंगल बॉन्ड इज लॉन्गर, सिंगल बॉन्ड क्या होता है, लंबा होता है, एंड ट्रिपल बॉन्ड मतलब जहां 3 बॉन्ड लगे हुए वो क्या होता है, छोटा होता है, समझे ना। सिंगल बॉन्ड लंबा होता है और डबल बॉन्ड जो है वो छोटा होता है। बात समझ में आ रही है, हेलो, सुन रहे हो। सम ऑफ द टिपिकल एवरेज बॉन्ड लेंथ ऑफ अ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड द ट्रिपल बॉन्ड आर शोन इन द 5.4 टेबल। हम लोग ने वो ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का जो है हमने उधर टेबल में देखा था कि किस तरीके से चीजें काम करती है। अभी देखेंगे हम लोग बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। बॉन्ड लेंथ समझ में आता है वो लंबाई है, ठीक है। बॉन्ड एंथैल्पी समझ में आता है कि भैया वो एनर्जी है। ये बॉन्ड ऑर्डर किस क्षेत्र में है, बॉन्ड ऑर्डर को समझने की हम लोग कोशिश करते हैं, ठीक है। अब बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द लुईस डॉट थ्योरी द बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द टू एटम इन द मॉलिक्यूल। द बॉन्ड ऑर्डर इज H2O, O2 and N2 is 1, 2, 3 respectively. Isoelectronic molecule and ions have identical bond order, ठीक है। एक बात बोलता है कि जितना बॉन्ड ऑर्डर होता है, बॉन्ड ऑर्डर कुछ नहीं होता है, बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन किसी भी दो एटम के अंदर जितना बॉन्ड ऑर्डर आएगा मतलब उतने सारे उसके बीच में बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक एटम के अंदर जो होता है मॉलिक्यूल्स के अंदर ये सेम होता है, ठीक है, जितना बॉन्ड ऑर्डर होता है उतना। फॉर एग्जाम्पल N2CO एंड
NO प्लस ईच हैव बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 3 एंड Fe। अब इनके अंदर का भी जो है बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3 होता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड कितना है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 बॉन्ड बनते हैं। N2 के बीच में कितना, 3 बॉन्ड बनते हैं। NO के बीच में 3 बॉन्ड बनते हैं, समझ रहे हो कि उनका बॉन्ड ऑर्डर भी 3 है। जबकि F2 वेयर हैज O2 हैज अ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 1, वहीं O2 के बीच में कितना है, उनका बॉन्ड ऑर्डर 1 है। पर हाँ माइनस के अंदर, हाँ O2 माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालो कर, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन दे दो तो उसके लोग के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। F2 के अंदर तो सिंगल बॉन्ड ही बनता है, तो इसके लिए O2 के अंदर भी, O2 के अंदर डबल बॉन्ड बनता है, पर O2 माइनस आयन के अंदर सिंगल बॉन्ड बनता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। स्टेबिलिटीज ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन बी डिटरमाइंड बाय knowing that the bond order has a bond order increase, the bond order enthalpy increase and the bond length is decrease। bond order enthalpy जो हमारी बढ़ जाएगी और bond order जो length है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। एक सेकंड जरा होल्ड करो। हेलो, हाँ ठीक है, तो अभी चालू करो। हाँ थोड़ा विपुल सर का मोबाइल ले लिया मैंने, आगे चलते हैं। मेरा मोबाइल थोड़ा गड़बड़ है, हाँ मेरा मोबाइल थोड़ा गड़बड़ है, हाँ सर गड़बड़ यहीं पर है। चलो बॉन्ड ऑर्डर समझते हैं। इतना समझा कि अच्छा स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल कैन बी डिटरमाइंड नोइंग दैट द बॉन्ड ऑर्डर। अभी देखो स्टेबिलिटी मतलब क्या होता है कि एटम कितना स्टेबल है। अभी देखो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा, अगर बॉन्ड 3 है, ठीक है, मतलब 3 बॉन्ड बनेंगे उसके, और अगर 3 बॉन्ड बन गए तो वो जो एटम है, वो जो मॉलिक्यूल है, वो ज्यादा स्ट्रांगली एक दूसरे से अटैच्ड है ना, क्योंकि अगर वो बॉन्ड स्ट्रांगली एक दूसरे से अटैच्ड है एटम या मॉलिक्यूल, तो हम लोगों को क्या समझ में आता है कि जो एटम है ना वो एक तरीके से काफी सही तरीके से काम करेंगे, उनको अलग करना बड़ा मुश्किल होगा। अगर 2 बॉन्ड है तो उनको अलग करना किया जा सकता है, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड देखो, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर देखो एनर्जी भी ज्यादा है, दिख रहा है इधर ट्रिपल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड देखो, इनकी एनर्जी बॉन्ड को अगर तोड़ना है तो हम लोग को 835 किलो जूल पर मोल लगेगा, और यहाँ कितना लगेगा 854। मतलब क्या हुआ, ये दोनों मॉलिक्यूल जो है स्टेबल है, हाँ या ना, एज कंपेयर टू ये दोनों मॉलिक्यूल। मानते हो कि नहीं मानते हो भाई? हेलो, स्टेबिलिटी समझा? हाँ बोलो। बॉन्ड ऑर्डर कितना है ये पता कैसे चलेगा? ठीक है, वेरी गुड बेटा, तुम लास्ट लेक्चर एकदम भूल चुके हो। जाओ लास्ट लेक्चर मेरा नेट पे देखो, फिर पता चलेगा बॉन्ड ऑर्डर कैसे पता चलेगा, ठीक है। पूरा की पूरा फॉर्मूला मैंने समझाया है कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग को आपस में हम लोग के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म करेंगे, आपस में माइनस करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो हम लोग को बॉन्ड ऑर्डर मिलेगा। पर तुम लोग को याद ही नहीं, तुम लोग पढ़ते ही नहीं, तुम लोग पढ़ते ही नहीं। बात वही है ना, तुम लोग को याद होगा तो तुम लोग कुछ करोगे। चलो छोड़ो, पोलैरिटी पे आता है। पोलैरिटी का मतलब क्या होता है? पोलैरिटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। पोलैरिटी मतलब क्या होता है? पोल्स का फॉर्म होना, मतलब डेबा चार्ज बनना। क्या बनना? डेबा प्लस चार्ज और डेबा माइनस चार्ज, ठीक है। जब ये दोनों फॉर्म होता है इसको हम लोग पोलैरिटी बोलते हैं। समझ में आ रही बात? अब पोलैरिटी मतलब क्या होता है? ये पोल्स डेवलप हो गए, नेगेटिव चार्ज का पोल और एक पॉजिटिव चार्ज का पोल, और इसको डेबा की एक्चुअली वो घटिया लिखा है, इस डेबा को समझते हैं, ऐसे लिखते हैं डेबा, डेबा प्लस चार्ज, ठीक है, और डेबा माइनस चार्ज। अब वैसे ये भी डेबा उतना अच्छा नहीं बना है, पर मान लो डेबा ऐसे ही दिखाई देता है, ठीक है। अब क्या होता है, कोई भी एक एटम है उसके अंदर समझ लो बॉन्ड बना हुआ है, ये बॉन्ड है मेरा, यहाँ मान लो कि मेरा ऑक्सीजन एटम है, ठीक है, और यहाँ मान लो मेरा हाइड्रोजन एटम, ठीक है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का हम लोग को बॉन्ड देखते हैं, तो अब हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा छोटा सा, और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा बड़ा सा, ठीक है।
तो ये क्या हुआ, ये एक तरीके से पोलैरिटी हो गई, ये क्या होगा, ध्रुवीकरण होगा। क्या होगा, ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण ये हिंदी शब्द है, काफी अच्छा लगता है मेरे को, और इसी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पोलैरिटी। ठीक है, तो जब दो ध्रुव बन जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं ये ध्रुवीकरण हो गया है। ठीक है, ये तुमको शब्द राजनीति में भी सुनने मिले, पर छोड़ो। अभी जो पोलैरिटी है ये काम कैसे करती है उसको हम लोग घुस के समझने वाले हैं। ठीक है, ये मैं थोड़ा थोड़ा चीज ऊपर से बता दिया है, अंदर घुस के देखते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड आर फॉर्म बिटवीन टू एटम। जब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म किसमें करता है, किन्हीं ना किन्हीं दो एटम के बीच में करता है, ऑफ सेम या सेम हो सकती है और डिफरेंट एलिमेंट्स। अभी दो एटम हो सकता है दोनों सेम भी हो सकता है दोनों डिफरेंट भी हो, है ना, पॉसिबिलिटी है। द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द एटम्स ऑफ अ सेम एलिमेंट ऑफ H, HH, FF, ClCl etc. are shared pair of electron in attract equally to the both atom। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अगर ऐसे एटम के बीच में बन रहा है जो एटम दोनों सेम है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना वो दोनों में इक्वली शेयर होगी, है ना, क्योंकि दोनों सेम न्यूक्लियर है, दोनों का न्यूक्लियस सेम है, दोनों के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो जितना ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा उतना ही ये भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो क्योंकि दोनों की फोर्स सेम है तो दोनों एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, वो इक्वली शेयर करेंगे। ऐसा है क्या किसी के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा किसी के पास कम रहेगा, बताओ मुझे। हेलो, नहीं ना, दोनों के पास इक्वली रहेगा। सबको ऐसा ही लगता है या कोई है जो बोलेगा कि भाई ऐसा नहीं है। हेलो, ठीक है, सबको ऐसे ही लगता है। हाँ, तो अगर हम लोग के दोनों एटम सेम है तो उसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो बराबर तरीके से शेयर होते हैं, कोई भी अपनी तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचता है। ठीक है, और उसके वजह से इन लोग के अंदर मतलब जो डायमोलिक्यूल्स है इनके अंदर पोलैरिटी देखने नहीं मिलती है, इनके अंदर हमको पोलैरिटी देखने नहीं मिलती है। क्यों नहीं देखने मिलती है, क्योंकि भैया दोनों फ्लोरीन फ्लोरीन एटम है, दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो ना इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा ना इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दोनों जगह ही नहीं जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन बीच में एक स्टेबल तरीके से रहेगा, और इलेक्ट्रॉन अगर बीच में स्टेबल तरीके से रहेगा मतलब वो क्या है, बॉन्ड क्या है, एक तो स्टेबल है, दूसरा पोलैरिटी जनरेट नहीं हुई। सच कोवेलेंट बॉन्ड इज टर्म्ड एज नॉन पोलर कोवेलेंट। ऐसे बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्यों, ये किसमें होता है, सिर्फ और सिर्फ डाई एटॉमिक एटम, किसमें होता है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो एटम भी बोलो या मॉलिक्यूल बोलो दोनों चलेगा, मॉलिक्यूल बोलो तो ज्यादा। ठीक है, कौन से हो गए, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, ये जितने भी है ये डाई एटॉमिक है, मतलब सेम सेम एटम आपस में चिपके हैं। N2 भी बोल सकते हो, नाइट्रोजन। ठीक है, तो इनके अंदर पोलैरिटी नहीं होता। देखो इधर बताइए, इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन सेंटर में है, और ये नॉन पोलैरिटी शो करते हैं। इनके जो बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन नहीं इस तरफ जा रहा है नहीं इस तरफ जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। When a covalent bond is formed between the two atoms of a different element and have a different electronegativities, the shared electron pair do not remains at the center। ठीक है, तो हम लोग के अगर हम लोग के ऐसे एटम के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो गया जो सेम नहीं है, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है, शब्द को गौर फरमाना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है ये हमने किसमें पढ़ा है, पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है। पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा है। डेफिनेशन क्या था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, जो नए बच्चे आए हैं मैं उनके लिए कोई बता दे रहा हूँ, कृपया कर कान खोल के सुनो। It is a tendency to attract electron towards itself in an covalent bond। in an कोवेलेंट बॉन्ड, किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता को
हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझे? सबको समझा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ठीक है। अगर क्या बोलता है, कोई दो एटम आ गए, अभी चलो दो एटम लेते, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव लेते, एक नॉर्मल लेते। अभी सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव और नॉर्मल का सबसे अच्छा खासा एग्जाम्पल मेरे को यही लगता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ये क्या करेगा? अपने पास इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। इलेक्ट्रॉन को खींचने की वजह से इसके ऊपर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। आया ना? इलेक्ट्रॉन आ गया ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के पास, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो ओवरऑल जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होगा वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। उसके ऊपर चार्ज बढ़ गया, एक एक्स्ट्रा चार्ज आ गया, है ना? नेगेटिव चार्ज आ गया, एक्स्ट्रा चार्ज आ गया, तो उसके ऊपर क्या हो गया? डे बाय नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। और हाइड्रोजन उसके ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डे बाय पॉजिटिव चार्ज हो गया। क्या बोलेंगे? डे बाय पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्या हो गया? हम लोग पोलैरिटी बोल रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पोलैरिटी। जिसके अंदर क्या होता है? शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंटर में नहीं रह पाते हैं। शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी भी सेंटर में नहीं रह सकते हैं। द इलेक्ट्रॉन पेयर इज पुल्ड। इलेक्ट्रॉन पेयर जो है एक तरफ खिंचा जाती है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसकी तरफ चले जाता है, उस एटम की तरफ जो है इलेक्ट्रॉन चले जाता है। रिजल्ट इन द सेपरेशन ऑफ चार्ज। ये इसके वजह से क्या हो जाता है? जो चार्ज है वो सेपरेट हो जाता है। दिस गिव राइज टू एज अ डायपोल। ये किस चीज को ये किस चीज को बढ़ावा देता है? तो ये डायपोल को बढ़ावा देता है। डायपोल क्या है मालूम है? मैग्नेटिज्म हुआ है वैभव सर का चैप्टर मैग्नेटिज्म, हाँ उसमें डायपोल सुना था? क्या सुना था? क्या सुना था? क्या? तो एक तरीके से इधर डायपोल डेवलप हो जाएगा। तो डायपोल कैसे डेवलप होगा? डायपोल कुछ ऐसे डेवलप होगा। ठीक है, डायपोल हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है? पॉजिटिव से स्टार्ट होता है और नेगेटिव पे एंड होता है। पॉजिटिव से स्टार्ट होता है और नेगेटिव पे एंड होता है ना? याद है कि नहीं? ठीक है, तो लाइन कहाँ से निकलेगी? पॉजिटिव से निकल के तरफ किसकी तरफ जाएगी? नेगेटिव के तरफ जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखो। आगे चलते। द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्वायर्स अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। जितना एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा उसके ऊपर पार्शियल, पार्शियल मतलब होता है फिक्स नहीं। ठीक है, पार्शियल का मतलब होता है तो पूरा नहीं और फिक्स भी नहीं। ठीक है, थोड़ा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एंड द एटम इज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और जो एटम जो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। सच अ बॉन्ड इज कॉल्ड एज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इन तरीके के बॉन्ड हम लोग क्या कहते हैं? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इस ऐसे जो बॉन्ड बनेंगे हम लोग को पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाता है। द एग्जांपल ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स इंक्लूड द HF, HCl एक्सेट्रा। ये जो HF है हम लोग का हाइड्रोजन क्लोराइड है या फिर क्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड या HCl इसमें बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो है ये क्या करते हैं? पोलैरिटी शो करते हैं। ठीक है, अब इन लोग पोलैरिटी शो क्यों करते हैं? क्योंकि जो फ्लोरीन मॉलिक्यूल है वो क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, कंपैरेटिव होता है ना, तो फ्लोरीन के आगे तो सभी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ठीक है, फ्लोरीन के आगे सभी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। क्यों इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो सकती है? फ्लोरीन का बेचारा क्या है? वो लोग सर वो आगे ना फ्लोरीन
कौन सा टेबल है, जरा टेबल का नाम बताइए। अरे तू चुप रहे, तू कौन सी बात कर रहा है, तू चुप रहे, मैं तो उससे पूछता हूँ, वो बताएगा ना। तेरा नाम सूरज यादव है क्या? बोल भैया तू बोल। अरे वो कौन से वाले टेबल में बैठने को है? वेरी गुड, ये पढ़ रहा है ना। बाकी तुम लोग नहीं पढ़ो, सब सोते रहो। तू पढ़ रहे सही कर रहा है, क्योंकि तू पढ़ेगा तो ही अच्छा है। बाकी सब लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं। उसने एकदम करेक्ट आंसर दिया, क्योंकि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे हाईएस्ट ग्रुप, सबसे बड़े ग्रुप, मतलब सबसे स्टार्टिंग के पीरियड है हमारा सेकंड पीरियड, उसके अंदर कौन बैठा हुआ है? उसके अंदर बैठा हुआ है हमारा फ्लोरीन मॉलिक्यूल बैठा हुआ है। ठीक है, वो भी कहाँ बैठा हुआ है? फ्लोरीन मॉलिक्यूल, फ्लोरीन मॉलिक्यूल बैठा हुआ है ग्रुप 17 के टॉप मोस्ट एंड पर, है ना। तो ग्रुप 17 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के लिए जाना जाता है, और उनके अंदर भी सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो कौन है? हमारा फ्लोरीन। ठीक है, तो अब ये तुमको कैसे पता चलेगा? ये जब तुम पढ़ोगे पीरियोडिक टेबल तो पता चलेगा, नहीं तो मेरा लेक्चर भी सुन लो। चलो आगे चलो। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। ठीक है, फ्लोरीन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से। Therefore the shared electron pair is more towards fluorine. इसके वजह से जो shared electron pair रहेगी वो फ्लोरीन की तरफ ज्यादा रहेगी। ठीक है, the atom acquire partial positive charge and negative charge. एटम के ऊपर, ओवरऑल मॉलिक्यूल के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बनेगा रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे बनेगा, नेगेटिव चार्ज फ्लोरीन पे बनेगा। पोलैरिटी ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड increases, polarity of covalent bond कैसे बढ़ते जाएगी? As the difference of electronegativity between the bonded atom increases. बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी है, तो क्या करें इंपॉर्टेंट बात को लाल पेन से मार्क किया। ठीक है, यहां से लेके यहाँ। ठीक है, पोलैरिटी कैसे बढ़ती है? पोलैरिटी कैसे बढ़ती है? किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर ज्यादा पोलैरिटी कैसे बढ़ती है, कम पोलैरिटी कैसे होती है, वो किस प्रकार पता चलेगा? वो पता चलने के लिए हमारे पास एक ही साधन है, उनके बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना। जितना उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर गैप होगा उतना उनकी पोलैरिटी बढ़ेगी। तो क्या हो जाएगा? तुमको एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से क्वेश्चन दे देंगे, 2-3 मॉलिक्यूल दे देंगे और बता देंगे बताओ उनमें सबसे ज्यादा पोलर मॉलिक्यूल कौन सा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड सबसे ज्यादा किसमें है। तो क्या करना पड़ेगा? हर एक एटम के बीच की तुमको क्या निकालनी पड़ेगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता होनी चाहिए। अगर तुमको पता चला है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी है, अच्छा ठीक है, तो फिर क्या होगा? ये ज्यादा पोलर होगा, हाँ खत्म करो। अरे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी, इसकी पोलैरिटी इतनी होगी। तुम लोग ऐसा बना सकते हो, कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अभी देखा जाए तो वो करके दिखाना चाहिए कि किस तरीके से जज किया जाए, पर अभी कैसा है तुम लोग मेरे साथ हो नहीं तो बताता हूँ। ठीक है, तो एक्चुअली वो मेन एग्जाम जब तुम लोग जे या नेट करोगे तब का, तो अभी तो बहुत टाइम है उसमें, तो हाल फिलहाल पे पढ़ के पास हो जाओ। तो पढ़ के पास होने के लिए तो तुमको ये याद रखना पड़ेगा कि पोलैरिटी ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड इंक्रीजेस एज द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी between the bond atom is increases. When the difference of electronegativity of the combined atom is about 7.7, क्या बोल रहा है? कुछ बोल रहा है? हेलो, हाँ बोल। ये कैसे पता चलेगा? नाइस क्वेश्चन, वेरी गुड। ठीक है, मैं काम करता हूँ, तुम लोग को लिस्ट भेजता हूँ। ठीक है, हेलो, ठीक है, मैं लिस्ट भेजता हूँ, उसमें हर एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखी रहेगी। ठीक है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिली है। और फिर क्या होगा? जब वो मैं लिस्ट भेजूंगा ना,
उसके ठीक 2 दिन बाद मैं तुमसे पूछूंगा कि बताओ ब्रोमीन की कितनी, बताओ क्लोरीन की कितनी, और तुम लोग नहीं बताए तो फिर जैसी है समझ लिए। ब्रिजेश पिटाएगा जो नहीं बताएगा, ठीक है। ठीक है चलो। नहीं अरे बुढ़वा को ये बोल रहा है कि अब अलग अलग एटम की अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ठीक है। नाइट्रोजन की अलग है, ऑक्सीजन की अलग है, वो बात सही है कि अलग होती है, वो बात मैं भी मानता हूँ, हाँ होती है। और अगर मेरे को ये पता करना है कि कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा पोलर है, ऐसा क्वेश्चन है, तो उसके लिए मुझे हर एक आइटम का पता होना चाहिए, जितने भी मेरे को सेट के अंदर दिए हुए हैं। समझ लो 4 ऑप्शन दिए तो 4 मतलब लगभग 8 आइटम तो होंगे, और 8 आइटम की मुझे क्या पता होनी चाहिए, हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता होनी चाहिए। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता होगी तभी मैं दोनों को कंपेयर करके बताऊंगा कि भाई इसकी पोलैरिटी इतनी, इसकी पोलैरिटी इतनी, इसकी पोलैरिटी इतनी है, इसकी पोलैरिटी इतनी है। चारों का मेरे को ऐसे ही पता चलेगा जब दोनों एटम को बॉन्ड के अंदर दोनों एटम को मैं कंपेयर करूंगा। समझ लो हाइड्रोजन हीलियम का बॉन्ड लिया हुआ है और बोला कि अभी बताओ कि भैया इसके अंदर ये ज्यादा पोलर है, या फिर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल दे दिया हुआ, या H2 का मॉलिक्यूल दिया हुआ, और साथ में क्लोरीन का मॉलिक्यूल Cl2 दिया हुआ, तो ये 4 बॉन्ड हो गए, हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और क्लोरीन क्लोरीन। अब बोले इसमें से कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सबसे ज्यादा किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, कैसे पता चलेगा? सिर्फ और सिर्फ हमको ये देखना पड़ेगा कि भैया कौन सा एटम है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। बताओ कैसे पता करेंगे हम लोग, आंसर क्या है? अरे हाइड्रोजन और हीलियम, देखो हीलियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन हीलियम से हाइड्रोजन की तरफ चला जाएगा, तो सबसे ज्यादा पोलर कौन होगा? हाइड्रोजन और हीलियम होगा, क्योंकि बाकी सब तो डायटोमिक है। बताओ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन, सो रहे हो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इसको बोलते लेक्चर में सुनना। वो तो होंगे नहीं ना, उनको डायटोमिक सो ही नहीं करेंगे, उनकी तो पोलैरिटी नहीं होगी। अभी मैंने लेक्चर में बस मतलब 15 मिनट पहले बोला हूँ और तुम लोग को पता नहीं। अरे सब क्या है, मैं बोल रहा हूँ सुनाई तो दे रहा है ना? हाँ मैं बोल रहा हूँ सुनाई दे रहा है तुम लोग को क्लियरली, बोलना चाहिए ना तुम लोग। तो बात ऐसा है कि तुम लोग सो रहे हो। चलो छोड़ो। When a difference of electronegativity of combined atom is about 1.7, अगर हम लोग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंबाइन, अगर दोनों एटम के डिफरेंस को, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जो डिफरेंस है एटम की वो 1.7 है, ठीक है। तो आयोनिक परसेंटेज ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड इज 50%। क्या बोल रहा है जरा ध्यान से इसको पढ़ो। ये जो पोलैरिटी से लेके 50% तक जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करना, ठीक है। क्या बोलता है? मैंने डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, ठीक है, ऑफ कंबाइंड एटम इज अबाउट मतलब किधर तक हो, 1.7 तक हो, तो जो उसका आयोनिक परसेंटेज होता है ना, आयोनिक परसेंटेज क्या होता है? हर एक कोवेलेंट बॉन्ड परफेक्टली कोवेलेंट नहीं होता, और हर एक आयोनिक बॉन्ड परफेक्टली आयोनिक नहीं होता। तो आयोनिक परसेंटेज जो है और जो कोवेलेंट परसेंटेज जो है वो किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। तो वो किस तरीके से पता चल रहा है उधर, अगर 1.7 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ रही है तो लगभग आयोनिक कैरेक्टर भी 50% होगा और कोवेलेंट कैरेक्टर भी 50% होगा। आयोनिक कैरेक्टर 50% शो करेगा, 50% कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा, मतलब वो एक सेंटर पॉइंट है कि उससे थोड़ा नीचे गया तो आयोनिक, उससे थोड़ा ऊपर गया तो कोवेलेंट, समझे? तो जैसे पीएच में होता है ना, 7 से नीचे गया तो बेस मतलब एसिडिक होते जाता है, उसके ऊपर चले जाता है तो बेस होते जाता है।
तो 7 क्या है, वो एक तरीके से जीरो स्केल जैसा काम करती है ना। तो वैसे ही है 1.7 जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंबाइंड मॉलिक्यूल की आयटम की, वो क्या है, वो एक पॉइंट है। अगर उसके ऊपर या तो इलेक्ट्रोनेगेटिव आयनिक कैरेक्टर बढ़ते जाएगा। आयनिक कैरेक्टर मतलब क्या हो जाता है, एटम ऐसे काम करता है जैसे आयन, और कोवेलेंट की बात करें एटम ऐसे काम करता है जैसे कोवेलेंट। तो कोवेलेंट की प्रॉपर्टी अलग है और आयन की प्रॉपर्टी अलग है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, समझ में आ रहा है ना। अभी तक ऐसा है कि किसी कुछ डाउट है तो बोल दो, रखो मत दिमाग में। विच मॉलिक्यूल्स आर पोलर, बोल, कुछ बोल रहा था ब्रिजेश। पोलर का मतलब क्या होता है, इनमें से कौन से मॉलिक्यूल होंगे जो पोलर। देखो ये वही क्वेश्चन है जो मैंने बोला था कि उसमें पूछ सकते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे जो पोलर मॉलिक्यूल शो करेंगे, ज्यादा पोलैरिटी शो करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होना चाहिए, तुम किसको काट दूं, बाकी सब पोलर है। ठीक है, अब ये क्या कहता है, Br2 N2 और I2, इनको काट देंगे तो बाकी सब जो आइटम है वो पोलर है। तो देखते हैं ब्रिजेश सही बोल रहा है कि ब्रिजेश झूठ बोल रहा है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला आइटम दिया है हाइड्रोजन और आयोडीन। आयोडीन जो है वो ग्रुप 17 का एलिमेंट है, 17 का एलिमेंट है मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, छीन लेगा अपनी तरफ और एक पोलैरिटी वाला एरो बना लेगा। ऑक्सीजन भी वैसे ही है, ऑक्सीजन ग्रुप 16 का है। दोनों हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन वो अपनी तरफ खींच लेगा, खुद क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। इसके ऊपर डेबा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, वो भी दो जगह डेबा नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा किधर, हाइड्रोजन के ऊपर, ठीक है। दोनों डेबा पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर होगा, दोनों हाइड्रोजन के ऊपर डेवलप हो जाएगा। अब ये जो डेबा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है दोनों हाइड्रोजन के ऊपर और डेबा नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है ऑक्सीजन के ऊपर, इसके वजह से भी ये आइटम भी क्या होगा, पोलर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं HBr की। ब्रोमाइड भी आयोडीन के ऊपर आता है, मतलब आयोडीन की फैमिली से ही बिलोंग करता है, हैलोजीन है। तो ये भी क्या करेगा, डेबा नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और हाइड्रोजन के ऊपर डेबा पॉजिटिव चार्ज बना देगा, ठीक है। सेम टू सेम इसके साथ भी है। इसके अंदर जो है हम लोग का जो N है, N के ऊपर छोटा सा नेगेटिव चार्ज आ सकता है, ठीक है, और H के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। चलो जो भी है मतलब ऐसे ही कुछ होगा, इसमें भी पोलैरिटी होगी, ओवरऑल इसमें भी पोलैरिटी होगी, ठीक है। तो सबकी सब पोलर है, सिर्फ ब्रोमाइन N2 और I2 जो है वो नॉन पोलर है, समझ रहे। चलो अभी क्या देखते हैं हम लोग, हाँ ब्रोमीन और नाइट्रोजन और आयोडीन, इसमें कैसा होगा, दोनों मॉलिक्यूल सेम सेम है। तो दोनों मॉलिक्यूल दोनों न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन भी सेम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की प्रोटॉन भी सेम है, वजन भी सेम है। तो कोई भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच नहीं पाएगा। अगर कोई भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा नहीं तो पोलैरिटी बनेगी नहीं, और पोलैरिटी बनेगी नहीं तो हम लोग इसको पोलर मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे, हम इसको नॉन पोलर मॉलिक्यूल बोलेंगे, ठीक है। अब चलते हैं डायपोल मूवमेंट पे, इसके ऊपर डायपोल मूवमेंट तुम लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा था, अभी केमिस्ट्री में भी पढ़ रहे हो, घड़ा, ठीक है। डायपोल मूवमेंट देखते क्या है, डायपोल मूवमेंट क्या है, म्यू इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। म्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर, म्यू इज इक्वल्स टू क्यू इंटू आर, ठीक है। डायपोल मूवमेंट यहाँ का अलग है, केमिस्ट्री का डायपोल मूवमेंट अलग है, फिजिक्स का डायपोल मूवमेंट अलग है, ठीक है। तो अगर तुमसे पूछे कि डेफिनेशन बताओ डायपोल मूवमेंट का, तो जरा सोच के बताना कि पेपर कौन सा है, फिजिक्स का होगा तो अलग बताना
केमिस्ट्री का होगा तो ये वाला बता, ठीक है। अरे हंसो मत। क्यू क्या है? चार्ज। आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस जोन के बीच को सेपरेट करता है। और डायपोल मूवमेंट इस हम लोग इसमें कैलकुलेट करते हैं डेबा में, ठीक है। ये दोनों में सेम है, डेबा दोनों में सेम है। उधर भी अगर आपको डायपोल कैलकुलेट करना है तो वेबर पर मीटर के अंदर करोगे, वेबर पर मीटर स्क्वायर के अंदर करोगे, नहीं तो डेबा में करोगे, ठीक है। तो ये डेबा जो है ये यूनिट है, कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है इसको, ठीक है। वहां तुम लोगों वैभव सर ज्यादा अच्छा पढ़ाएंगे तो मैं नहीं बोलूँ तो ज्यादा अच्छा। चलो 1 डेबा कितना होता है? 3.335 इंटू 10⁻⁻13 कूलम मीटर, ठीक है। इतने कूलम इतने मीटर के अंदर जब आ जाते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? 1 डेबा बोलते हैं। हम उसको क्या कहते हैं? 1 डेबा, समझ लो। तो सी क्या है इधर? हम लोग का कूलम है, एम क्या है इधर? हमारा मीटर है। द डायपोल मोमेंट बिगेन अ वेक्टर क्वांटिटी। हमारी जो डायपोल मोमेंट है वो क्या है? वो एक वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल एरो। हम लोग उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एरो से। देखो इतनी छोटी एरो से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। खास बात क्या है? हम लोग इसकी टेल के ऊपर एक क्रॉस रखते हैं। इसकी टेल के ऊपर क्या रहता है? एक क्रॉस रहता है, दिख रहा है? with the tail on the positive center and the head pointing towards a negative center। अब क्या होता है? इधर जो है क्या होता है? नेगेटिव सेंटर होता है, और इधर जो है हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव सेंटर होता है, समझ लो, याद रखना। देखो इस तरीके से शो होता है, दिखा? हेलो, चलो ठीक है। अब हम लोग म्यू किसको, म्यू क्या है? म्यू कितना है? 1.99। The crossed arrow above the Lewis structure indicate the direction of shift of electron density towards electronegative element। इसमें क्या हो रहा है? हाँ क्या होगा? क्या पता चला? अरे कैलकुलेटेड है बच्चा, ये सब कैलकुलेट करना है, ठीक है। तुमको पता नहीं कैसे चला, ऐसा नहीं, तो एक्चुअली कैलकुलेटेड है। कैलकुलेटेड का मतलब क्या होता है? हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट में रीडिंग निकालते हैं, फिर उसको पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को बताते हैं कि भाई हमारी ये रीडिंग आई है, ऐसा ऐसा हमने एक्सपेरिमेंट किया है, रिसर्च पेपर पब्लिश होता है। फिर दूसरा साइंटिस्ट भी सेम वो काम करता है, जो जो तुमने मेथोडोलॉजी अप्लाई की थी वो सेम मेथोडोलॉजी को अप्लाई करता है, देखता है सच में सेम रीडिंग आ रही थी। अगर उसका 9.8 आता है ना तो वो फिर तुमको बदले में तो गाली देता है, गाली नहीं देता, मतलब बोलता है कि तुम बेवकूफ हो, तुम्हारी जो रीडिंग आई थी वो गलत है, मेरी जो है वो सही है। ऐसा 10-15 जने करते हैं, जो सबसे ज्यादा रीडिंग एक्यूरेट, जो सबकी ज्यादा आती है, उसको ही हम लोग सही मानते हैं। हर एक एक्सपेरिमेंट का ऐसा नहीं होता, हर एक एक्सपेरिमेंट को स्टैंडर्डाइज कर दिया जाता है, तो जो स्टैंडर्डाइज एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर ये किया जाता है। तो सब लोग ने आज तक दुनिया में सब लोग ने स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट किया। स्पीड ऑफ लाइट कैसे कैलकुलेट किया हमने? हम लोग प्रकाश की रफ्तार को मापते हैं कि कितनी होगी, ठीक है, और जो प्रकाश की रफ्तार हम लोग को पता चल जाती है, सब लोग करो, तुम लोग भी ये एक्सपेरिमेंट करो, स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट करो कि भाई कितनी आती है। तो जब तुम लोग हर जगह करोगे तो तुमको सबको पूरी जितने भी क्लास के अंदर तुम्हारे स्टूडेंट रहेंगे उन सबका नंबर लगभग सेम आएगा, थोड़ा ऊपर नीचे होगा, तो तुम लोगों को समझ आएगा कि नहीं स्पीड ऑफ लाइट इतनी ही होती है, टू बी मोस्ट एक्यूरेट, समझा? स्पीड ऑफ लाइट को कैसे कैलकुलेट किया है? अभी देखो वो सबसे तेज है, उसको इतना तेज तो कोई चल नहीं पाता, तो कैसे कैलकुलेट किया होगा? हाँ टेंशन मत लो, कॉलेज चालू होने दो, तुमको सिखाया जाएगा, आगे चलते हैं।
कितने सेकंड में कितना लाइट दूर जा रही है वो मेजर किया जाए। लाइट एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूर जाती है। कितना दूर जाती है समझा? पृथ्वी का डायमीटर कितना है? पृथ्वी का डायमीटर कितना है पता है? डायमीटर 35,000 है। इतनी बड़ी हो गई पृथ्वी। 1.4 इंटू 10⁹ तो कितना है? क्या बोल रहे हो? भाई हमने पढ़ा था तो अलग था। इतना बड़ा रेडियस, इतनी बड़ी है। देखो 6480 के आसपास उसका वो आ जाता है हमारा क्या कहते हैं उसको, रेडियस किलोमीटर में। ये किलोमीटर में आ जाएगा, मीटर में किलोमीटर। 6000 बहुत बड़ा किलोमीटर होता है, ठीक है। अपना भारत उतना बड़ा नहीं, तो उतना किलोमीटर उसका रेडियस होता है। तो डायमीटर कितना होगा, बड़ा हो जाएगा। 13,000 किलोमीटर पकड़ लो। फिर भी देखा जाए तो जो रोशनी है उसको हम लोग नहीं देख पाएंगे, ठीक है। अगर पृथ्वी की एक तरफ किसी इंसान को बैठा दूँ, दूसरी तरफ किसी इंसान को बोलूँ मैं लाइट छोड़ूंगा तेरी तरफ कब पहुंचेगी बताना, तो फिर भी वो मेजर नहीं कर पाएगा, क्योंकि 1 सेकंड से कम में उसकी तरफ लाइट पहुंचे। समझ रहे? तो मेजर कैसे किया जाए लाइट को? अच्छा क्वेश्चन। किसने मेजर किया है, कैसे वैल्यू दी गई है? अब देखो ये तो जो खुलासा है ये तुम्हारे कॉलेज वाले करेंगे, वो तुमको लाइट का एक्सपेरिमेंट सिखाएंगे। और नहीं सिखाएंगे तो फिर देखो यहाँ सुशील सर हैं, चंदन सर हैं, ठीक है, वैभव सर हैं, वो आप लोगों को अच्छे से बताएंगे, क्योंकि वो फिजिक्स का टॉपिक है, केमिस्ट्री का टॉपिक है, ठीक है। इसके लिए मैं जान लिया। चलो, अरे मैं काहे बताऊं मैं। The crossed arrow above the Lewis dot structure indicates the direction. जो जो एरो दिखाई देती है वो ये बताती है कि किस तरफ इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट हुए हैं और कौन सा एटम जो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ठीक है। तो डायपोल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हम लोग अभी हर एक एटम के अंदर जो डायपोल मूवमेंट होती है, हाँ, और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में हम लोग देखेंगे। अभी तक हम लोग डायटॉमिक के मॉलिक्यूल्स के अंदर देखे थे, मतलब ये एक सिंगल मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल है, इनके बीच के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, वो देख रहे थे डायपोल मूवमेंट। पॉली एटॉमिक के अंदर क्या होगा, एक से अधिक जगह की तरफ एटम मतलब डायपोल हमको जानने को देखने को मिलेगा, ठीक है। पॉली एटॉमिक, पॉली का मतलब ये होता है ढेर सारे, पॉली का मतलब क्या होता है ढेर सारे, ठीक है। ढेर सारे एटम के बीच के अंदर डायपोल मूवमेंट किस तरीके से काम करती है। ईच पोलर बॉन्ड इन एन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हैज 2 डायपोल्स। हर एक जो पोलर बॉन्ड है जो पॉलीएटॉमिक के मॉलिक्यूल्स के अंदर है, तो उसके अंदर क्या है, डायपोल। द रिजल्टेंट डायपोल, जो रिजल्टेंट डायपोल है ऑफ अ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टेड बाय, किससे डिसाइडेड होता है, जो रिजल्टेंट शेप होगा वो शेप डिसाइड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल एंड द क्या कहते हैं स्पेशल अरेंजमेंट। स्पेशल अरेंजमेंट का मतलब होता है कितना दूरी पर कितने एटम अरेंज है, हम लोग स्पेशल अरेंजमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब डायपोल मूवमेंट जो है किस तरीके से समझी जाती है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल को। तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारे एटम है, ठीक है, मतलब 3 एटम हो सकते हैं, 4 एटम हो सकते हैं, 5 एटम हो सकते हैं, 8 एटम हो सकते हैं, बहुत सारे एटम हो सकते हैं किसी एक एटम को घेर कर। तो हर एक एटम के साथ कुछ ना कुछ कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अब जो एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है,
तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, खींचा के जाएगा उसकी तरफ। अगर जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जब वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो क्या हो जाएगा, पूरा ही पूरा इलेक्ट्रॉन जहाँ इलेक्ट्रॉन जो लीस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, जो सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब जो लगभग जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, जो अपने पास इलेक्ट्रॉन को रख नहीं पाता है, उसके पास से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लिया जाएगा, है ना। और जो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेगा, है ना। अब इलेक्ट्रॉन अगर वो अपने पास रख ले तो क्या होगा, हमको पूरे मॉलिक्यूल के अंदर डायपोल मूवमेंट देखने मिलेगी, पर पूरे मॉलिक्यूल में देखने मिलेगी। ठीक है, समझ में आ रही बात नहीं, ये किसके वजह से हो। और एक उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या रखते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कितना दूर है। दूसरा है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल डायपोल्स and those of the lone pair of electrons. If the dipole moment of a polyatomic molecule is the vector sum of dipole moment of a various bond in the lone pair. ठीक है, अभी क्या है, अगर हम लोग इसमें क्या होगा, अलग अलग जो पेयर होगी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी मायने रखेगा, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मायने रखेगा, क्योंकि भैया अगर किसी भी एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसकी जो ओवरऑल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, या फिर कोई एटम है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, तो वो क्या कर देगा, नाइट्रोजन के जो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ भी खिंच जाएंगे, वो ऑक्सीजन की तरफ क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। समझ में आई बात मेरी? हेलो, हाँ, तो लोन पेयर उस तरीके से काम करें। और दूसरी बात, हर एक इंडिविजुअल मतलब हर एक एटम जो उस पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर डायपोल बना रहा है वो भी मायने रखती है कि किस तरीके से ओवरऑल कंसिडरेशन होगा, ओवरऑल डायपोल मोमेंट कहाँ की तरफ होगी, रिजल्टेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। BF2 मॉलिक्यूल के अंदर हम लोग देखते हैं, इट इज अ लीनियर डायपोल मोमेंट एंड अपोजिट डायरेक्शन आर एज इक्वल स्ट्रेंथ एंड द नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगी, इनकी 0 हो जाएगी। देखो अभी 2 डायपोल मोमेंट है, ये इस तरफ है, दूसरी तरफ है, ठीक है, दोनों का डायरेक्शन क्योंकि अपोजिट है और दोनों इक्वल है, ठीक है, अपोजिट और इक्वल फोर्स लगा रहे हैं तो नेट फोर्स क्या हो जाती है, 0, है ना। समझ लो तुम दोनों हाथ से रस्सी पकड़ के खींच रहे हो, ठीक है, अलग अलग दिशाओं में, क्या रस्सी इधर से उधर जाएगी, हेलो, रस्सी वहीं रहेगी, क्यों वहीं रहेगी, क्योंकि भाई तुमने जितनी फोर्स लगा, तुम्हारा एक हाथ लगा रहा है उतना ही फोर्स तुम्हारा दूसरा हाथ भी लगा रहा है, तो ओवरऑल एटम उधर ही रहेगा। ये वैसे ही समझ लो फ्लोरीन मॉलिक्यूल ब्रोमीन मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच रहा है एक, और दूसरा फ्लोरीन मॉलिक्यूल ब्रोमीन मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच रहा है, जैसे मॉलिक्यूल को नहीं इलेक्ट्रॉन को खींचते हो, तो ओवरऑल क्या हो जाता है, डायपोल मोमेंट हमारे को नेट जो डायपोल मोमेंट है वो 0 मिलेगा। अभी दूसरी बात है एंगुलर डायपोल मोमेंट देखते हैं, तो ये BF3 मॉलिक्यूल के अंदर से देखने को मिलती है, वैसे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल के अंदर देखने मिलती है, एग्जांपल के लिए तुम लोग इधर BF3 दिया है। अब तुम लोगों को पता है BF3 जो मॉलिक्यूल है प्लेनार है, उसकी ज्योमेट्री क्या है, 120 डिग्री, है ना, उनके बीच में एंगल कितना था, 120 था, हम लोग ने पढ़ा था, याद करो VACPR के अंदर मैंने तुम लोग को बताया था प्लेनार ज्योमेट्री होती है BF3 मॉलिक्यूल की, याद है, भूल गए? हाँ भूल गए, तुमने ऐसा बोला था, मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल, मॉलिक्यूल क्या है, सिमेट्रिकल, 3 of BF bonds are orthogonal oriented at 120 डिग्री, जितने भी बॉन्ड है वो 120 डिग्री ओरिएंटेड रहते हैं each other and the sum of the two are in the equal and opposite to the 3 for the sum of the 3 BF मॉलिक्यूल। अभी देखो तीनों जो है 3 अलग अलग डायरेक्शन के अंदर ओरिएंटेड रहते हैं, तीनों अलग अलग डायरेक्शन में ओरिएंट होने की वजह से यहाँ भी ओवरऑल जो फोर्स है बॉन्ड की
वो हमको न्यूट्रलाइज जीरो देखने मिलती है। फिर आगे चलते हैं। इन द केस ऑफ एंगुलर मॉलिक्यूल बोथ द लोन पेयर एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफर्स बाय कंट्रीब्यूटिंग टू द डायपोल मोमेंट। कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं कि इन्हीं भी दो को पकड़ेंगे हम लोग। तो देखो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा। वेक्टर एडिशन तुम लोग को सर ने सिखाया होगा, है ना, स्केलर और वेक्टर हो गया है ना तुम लोग का। हाँ सर का किसका कौन से सर ने पढ़ाया मेरे को ये बताओ। हाँ वेरी गुड, प्रेजेंट है प्रेजेंट है। तो चंदन सर ने तुमको स्केलर और वेक्टर पढ़ाया। तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, किसी भी वेक्टर का कैसे निकालते हैं रिजल्टेंट। उसका हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर सम करते हैं ना, वेक्टोरिकली ऐड करते हैं हम लोग चीजों को, है ना। अगर वेक्टोरिकली ऐड करें तो इधर एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है, इधर एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है और इधर एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है, ठीक है। ये तीनों की तीनों रिजल्टेंट वेक्टर क्या करते हैं, इस वेक्टर के अपोजिट फोर्स बना लेते हैं, इस वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स बना लेते हैं। और इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन है, ये है देखो, है ना। और इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन है, ये है देखो। तो इसके वजह से ओवरऑल फोर्स क्या हो जाती है। किसी को इसमें डाउट? हेलो, चलो आगे चलते हैं। अब आती है लोन पेयर एंड डायपोल मोमेंट। लोन पेयर और डायपोल मोमेंट के बीच का रिश्ता नाता क्या है, ठीक है। इन द सम ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या बोल रहे हो बच्चा, मेरे यहाँ से बहुत ज्यादा नॉइज आ रहा है। अभी भी हेलो, बच्चा लोग सब लोग भी अपना माइक बंद कर लो, ठीक है। अपना माइक बंद करो तो फिर भी तुम लोगों को सुनाई जरूर देगा, ऐसा नहीं कि तुमको सुनाई नहीं देगा, ठीक है। चलो ओके, लोन पेयर की बात करेंगे। इन सम ऑफ द मॉलिक्यूल द सेंट्रल एटम हैज अनशेयर्ड, अनशेयर्ड मतलब जो जिनको बांटा ना जाए, अनशेयर्ड लोन पेयर। ऐसे एटम सेंट्रल एटम होते हैं जिन्होंने अपने पास दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखी हो। दिस लोन पेयर also contribute to overall dipole and the molecule of nitrogen in NH3 ammonia and the oxygen in O2 possess a lone pair of lone pair. This reinforce a dipole moment due to the this and this bond. Both are the molecules are highly polar. देखो वो जो, हाँ रुको इधर देखो, वही चीज है, इधर तुमको डायग्रामेटिकली ड्रॉ करके दिया हुआ है। उस पेज में बोला था कि देखो यहाँ नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक लोन पेयर है। लोन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन इसके पास पड़ा हुआ है, दो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं जिसके पास नाइट्रोजन एटम के पास, ठीक है। तो वो लोन पेयर के जैसा ऐड कर रहा है। बाकी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल उसके पास है, कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ठीक है। और उसके वजह से हम लोग को ओवरऑल जो रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट है कुछ तरफ ऐसे दिखेगा। अब तुम लोग बोलोगे भैया इनका क्या, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो बॉन्ड है इनके बीच की भी तो डायपोल मूवमेंट है, इन डायपोल मूवमेंट का क्या होगा। तो भैया देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, एरो किधर होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, ठीक है। अभी देखो ये तीनों की तीनों एरो है, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जा रही है, ये एक ही डायरेक्शन में जा रही है। उनकी रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या है, वो रिजल्टेंट डायरेक्शन देखो यहाँ है, दिख रहा है। तो इसकी वजह से इनका क्या होगा, सम होगा, इनका क्या होगा, एडिशन होगा। तो इन सभी लाइन का इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये डायपोल मूवमेंट और ये वाला डायपोल मूवमेंट, ये तीनों डायपोल मूवमेंट आपस में जुड़ जाएंगे और एक बड़ा डायपोल मूवमेंट बना देंगे, ठीक है। अभी जो बड़ा डायपोल मूवमेंट बना दिए इसको इस तरह वेक्टोरिकली डिनोट किया जाए, ठीक है। ये किसमें होता है, अमोनिया मॉलिक्यूल में होता है, किसमें होता है ये,
अमोनिया मॉलिक्यूल, ठीक है, अमोनिया मॉलिक्यूल के अंदर अमोनिया पता है ना, NH3 सबने पढ़ा होगा, श्रीवास्तव सर ने, रॉटन एक स्मेल होती है, ठीक है। चलो ऑक्सीजन को देखते हैं, यही है वो, हाँ वही समझाया, इसके अंदर और इसके अंदर सेम ही लिखा है। देखो इधर भी NH3 मॉलिक्यूल की बात करी है और वाटर की बात करी है, उधर भी तो वही किया हुआ है। यहाँ तुमको बस उसको डायग्राम के हिसाब से समझाया, उधर लिख के बोला गया, तो डायग्राम के हिसाब से समझ लो या लिखा हुआ पढ़ लो, बात एक ही हो जाती है, ठीक है। अब देखो इधर ऑक्सीजन, इधर वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल कुछ ऐसा दिखाई देता है, ये देखो ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, ठीक है, ये लोन पेयर है ऑक्सीजन के ऊपर, ये 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये ओवरऑल क्या बनाएंगे, डायपोल मूवमेंट बनाएंगे, ठीक है। डायपोल मूवमेंट मतलब ऐसी, यहाँ भी क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, और इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस तरीके से ऐसे भी डायपोल मूवमेंट बनेगी। वैसे इधर इन लोग के बीच में डायपोल मूवमेंट नहीं बनती, यही डायपोल मूवमेंट बनेगी, और ये दोनों डायपोल मूवमेंट का रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर। सही बनाया कि नहीं, बताओ, सो रहे हो क्या, कैसे क्या कैसे, अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ी बना है, तो एक ही डायरेक्शन में बना है। इसको एक्सटेंड, इसको वेक्टोरिकली एक्सटेंड कर, वेक्टोरिकली एक्सटेंड करेगा तो ये कुछ एक ऐसी दिखाई देगी, और इसको इस वाली को वेक्टोरिकली एक्सटेंड करेगा तो ये कुछ ऐसी दिखाई देगी, ठीक है, हाँ या ना, ठीक है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट बता किधर आया, इधर नहीं आया तो किधर आया, नहीं तो बताओ किधर आया, अजीब किस्म के पागल बच्चे, जबकि वेक्टर तुम लोगों को पढ़ाया गया, मतलब केमिस्ट्री वाले लोग तो तुम लोग फिजिक्स कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, नाइट्रोजन हैज ओनली 1 लोन पेयर while the oxygen has 2 lone pair which reflects in the higher dipole moment of water। क्योंकि हाइड्रोजन के पास ज्यादा लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास ज्यादा लोन पेयर है, और नाइट्रोजन के पास कम लोन पेयर है, इसके वजह से जो डायपोल मोमेंट है हम लोग को वाटर के अंदर वो ज्यादा देखने मिलता है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन के अंदर की जो लोन पेयर है वो कम है, ठीक है, उसके पास एक ही है, ऑक्सीजन के पास 2 है, 2 ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होने की वजह से जो एटम है वो बड़ा अलग, ठीक है, समझ में आ रही है, हेलो, ठीक है। कंसीडर NH3 and NF3 मॉलिक्यूल, NH3 और NF3 मॉलिक्यूल कंसीडर करने के बोलेगा, बोथ हैव पिरामिडल शेप, उनकी दोनों का पिरामिडल शेप होगा, क्यों पिरामिडल शेप होगा, क्योंकि भाई इसके अंदर N कौन सा हाइब्रिडाइजेशन करेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेगा दोनों में, है ना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेगा तो शेप कैसा होगा, पिरामिडल शेप होगा, है ना, ठीक है। तो नाइट्रोजन एटम क्या करेगा, उसके अंदर एक लोन पेयर रहेगी, बात समझ में आ रही है, और इसमें क्या होगा, बस एक केस थोड़ा अलग होगा, NH3 के अंदर अमोनिया मॉलिक्यूल के अंदर नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जबकि NF के अंदर जो फ्लोरीन मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बात समझा कि नहीं समझा, हाँ चलेगा, तो थोड़ा समझा ना, आगे पढ़ेंगे तो पूरा समझ में आएगा। Here the hydrogen is less electronegative while fluorine is more electronegative। देखो मैं वही बोल रहा था, हाइड्रोजन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस मॉलिक्यूल में, अमोनिया में, और जो उधर जो है फ्लोरीन वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन ही,
तो नाइट्रोजन को छोड़ेगा क्या, नहीं, उससे भी इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा, बोलेगा चल मेरी तरफ दे, ठीक है। और हाइड्रोजन, जबकि हाइड्रोजन क्या करेगा, गरीब बेचारा बोलेगा नहीं यार मेरा हाइड्रोजन वाला बोलेगा बेचारा, एक तो पहले सिंगल प्रोटॉन है, इतनी एनर्जी है नहीं, इतना मास है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या अट्रैक्ट करेगा। नाइट्रोजन के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन भी ज्यादा है, मास भी ज्यादा है, तो गरीब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन वो छीन लेगा। समझ रहे हो ना बात? बताओ यहाँ भी हम चलती। चलो आगे चलते हैं। द रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट कितनी होगी, अभी देखो उसको मतलब लोग ने रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट निकाली है अमोनिया मॉलिक्यूल की, लगभग कितनी आ गई 4.9 × 10⁻30 कूलम मीटर। देखो कूलम मीटर ही है, क्योंकि कूलम मीटर में हमने बोला था निकालने के लिए, मेजर करने के लिए, ठीक है। वाइल द NH3 मॉलिक्यूल के अंदर जो है कितनी है, रिजल्टेंट बहुत कम हो जाती है 0.80, ठीक है। अब फ्लोरीन में कम है, मतलब NH3 के अंदर कम किसके वजह से होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है फ्लोरीन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में बनाता है, किसमें बनाता है, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर बनाता है, ठीक है। तो उसके वजह से ओवरऑल डिक्रीज हो जाती है। हेलो, किसी को है क्या जो नहीं समझ में आ रहा है, जो ये बात कर रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे बोलो, ठीक है। अब वही चीज जो है तुमको नीचे दिखाने वाला है, ये जो मैंने अभी बोला वो देखो डायग्राम के हिसाब से समझा के बताया। ये NH3 मॉलिक्यूल है, इसमें क्या हो रहा है, इसकी और मतलब इन दो की और ये वाले हाइड्रोजन, इन तीनों की ऐड होकर ओवरऑल डायपोल मूवमेंट हम लोग को आ रही है, ठीक है। NH3 मॉलिक्यूल की डायपोल मूवमेंट इसमें क्या हो रहा है, ये भी नीचे जा रहा है, ये भी नीचे जा रहा है, ये भी नीचे जा रहा है, ये तीन को नीचे जा रहे हैं, और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जो पेयर है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसकी वजह से ओवरऑल क्या हो रहा है, इसकी जो रिजल्टेंट है डायपोल मूवमेंट कम आ रही है। तो NH3 मॉलिक्यूल की डायपोल मूवमेंट याद रखना हमेशा कम होती है कंपेयर टू NH3 मॉलिक्यूल। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। द सेंट्रल एटम कार्बन हैज नो लोन पेयर एंड द मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाए, सेंट्रल एटम जो है CH4 के अंदर वो नॉन पोलर होता है, ठीक है। सेंट्रल एटम जो होता है कार्बन है उसके पास लोन पेयर नहीं होती है, तो वो पोलैरिटी फॉर्म नहीं करता, ठीक है। तो जो एटम होता है और मॉलिक्यूल जो होता है ओवरऑल क्या होता है, नॉन पोलर होता है। मॉलिक्यूल की बात कीजिए ओवरऑल नॉन पोलर होता है। किसी भी बॉन्ड की बात की गई नहीं है, किसी भी बॉन्ड की बात नहीं की गई है, ठीक है। चलो CHCl3 के अंदर देखो अलग होगा, क्योंकि Cl जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है नहीं, पर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ने इस बेचारे को भी इलेक्ट्रोनेगेटिव बना दिया, ठीक है। क्या बोला मैंने, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ने इस बेचारे को भी इलेक्ट्रोनेगेटिव बना दिया। कैसे बना दिया भैया, इसके पास से वो लोग इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, क्लोरीन क्या करेंगे, कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीन लेंगे। अगर उन लोग ने कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीन लिया तो कार्बन के पास कुछ रास्ता बचेगा क्या, नहीं बचेगा, वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। बात समझ में आ रही है? हेलो, तो इसके अंदर इसकी डायपोल मूवमेंट होती है, इसकी डायपोल मूवमेंट होती है, ये जो मॉलिक्यूल है ये डायपोल मूवमेंट शो करता है। अब अलग अलग एलिमेंट की हम लोग अलग अलग डायपोल मूवमेंट देखेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, डायपोल मूवमेंट एंड द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। ये डायपोल मूवमेंट कैसी होती है और ज्योमेट्री इनकी किस तरीके से होती है मॉलिक्यूल, ठीक है। चलो आ जाओ, अभी देखो ये जो मॉलिक्यूल टाइप है ना, ये बच्चा तुमको दिया है VACPR का, किसका दिया हुआ है, VACPR पढ़ा था, वैलेंस बॉन्ड रिपल्शन थ्योरी। तो उसके अंदर देखो टेबल था AB2, याद है, और ये AB3 भी था, AB4 भी था, ये सब इसका है, ठीक है। और उनके अंदर अभी उनकी ज्योमेट्री और डायपोल मूवमेंट कैसे होती है वो बता रहा है। ये कुछ ज्योमेट्री और डायपोल मूवमेंट कृपया कर याद रखो। जैसे HF के अंदर डायपोल मूवमेंट कितना होता है 1.91, उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, लीनियर। HCl क्या होता है, उसकी डायपोल मूवमेंट कितनी है 1.03, इसकी भी ज्योमेट्री क्या होती है, लीनियर।
HBr, इसकी डायपोल मोमेंट कितनी होती है? 0.7 है। इसकी भी ज्योमेट्री होती है लीनियर। H2 मॉलिक्यूल, इसकी डायपोल मोमेंट होती नहीं है। क्यों नहीं होती भैया? H2 की बताओ मुझे। हेलो, हाँ वेरी गुड, तो ज्यादा सब लोग फोन नहीं है। ठीक है, तो इसकी भी ज्योमेट्री क्या है? लीनियर है। अभी मॉलिक्यूल की बात करते हैं H2O। ठीक है, H2O मतलब पानी जो तुम लोग पीते हो, इसके अंदर डायपोल मोमेंट कितना होता है? 1.85। ठीक है, और ये कौन सा शेप होता है? बेंड शेप। बेंड शेप, बी शेप, देखो मैंने बताया था, उल्टा भी होता है। बेंड शेप ऐसा हो जाता है, ऐसा। हाँ हाँ, वो स्ट्रक्चर था, पर उसकी ज्योमेट्री ऐसी होती है। स्ट्रक्चर अलग होता है, ज्योमेट्री अलग होती है, याद रखना। स्ट्रक्चरल अलग होता है, ज्योमेट्री अलग होती है। ठीक है, फिर H2S। H2S में क्या हो रहा है? इसकी वापस से डायपोल मोमेंट है 0.95। ये भी बेंड शेप है। कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर, इसके अंदर कोई भी डायपोल मोमेंट नहीं होती। बताओ क्यों? ये तो एटम भी अलग है। बताओ 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 बताओ, तो जानो देखो कौन सच में जा रहा है। ओ, सभी बच्चे मेरे सो रहे हैं लेक्चर में, क्या बात है? अरे गधों, पागलों, अब भी मैंने बताया मॉलिक्यूल है। एक मिनट चुप, गया 1 मिनट बाद। इधर फ्लोरीन और ब्रोमीन का एग्जांपल दिया था, इधर कार्बन बीच में आ जाएगा, इधर ऑक्सीजन एक आएगा, इधर ऑक्सीजन एक आएगा, दोनों अपोजिट साइड में लग रहा है, ओवरऑल 0 हो गया। अभी बताया, नहीं समझने नहीं है हमको, तो काम में भी डालते रहते हैं। चलो आगे चलते हैं। अभी ये समझा क्यों 0 होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, आगे अमोनिया 1.43 क्या होता है? ट्राइगोनल पिरामिडल शेप होता है। NF3 ट्राइगोनल पिरामिडल शेप होता है। ठीक है, BF3 ट्राइगोनल प्लेनार होता है। ठीक है, ऐसा होता है। CH4 क्या? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब CH4 की टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्या होता है? इसमें भी ना चारों तरफ से ना, मतलब एटम खिंचा हुआ होता है चारों तरफ से, मतलब थ्री डायमेंशनल शेप में अलग अलग डायपोल मूवमेंट बनती है। और वो अलग अलग जो डायपोल मूवमेंट है, रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म करती है किसी दूसरी डायपोल मूवमेंट को, जिसके वजह से ओवरऑल जो डायपोल मूवमेंट है वो 0 होता है। ये वैसा ही केस है जैसे BF3 के अंदर हुआ था। BF3 मॉलिक्यूल के अंदर जैसे हुआ था ना, याद है ना? BF3 के अंदर क्या हुआ था? वेक्टोरिकली हमने ऐड किया था, तो जो उनका रिजल्टेंट आ रहा था दोनों का, वो अपोजिट आ रहा था तीसरे वाले के। वैसे ही सेम टू सेम इसमें होता है, CH4 मॉलिक्यूल में होता है। 3 डायपोल मूवमेंट का जो रिजल्टेंट फॉर्म होता है वो अपोजिट होता है चौथे के, इक्वल भी होता है चौथे के और अपोजिट भी होता है चौथे के। तो जो फोर्थ डायपोल मूवमेंट है उसके अपोजिट होता है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो मॉलिक्यूल होता है वो हम लोग का क्या कहता है? डायपोल मूवमेंट उसकी 0 हो जाता है। आगे चलते हैं, CH4Cl3। ठीक है, इसके अंदर डायपोल मूवमेंट होती है 1.04। ठीक है, और इसकी ज्योमेट्री कैसी है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, CCl4 इसमें 0 है, इसकी भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, कोवेलेंट नेचर, अब भी आया कोवेलेंट नेचर ऑफ आयोनिक बॉन्ड। कोवेलेंट नेचर कैसा होता है किसी भी आयोनिक बॉन्ड का? चलो देखते हैं। सेवरल आयोनिक कंपाउंड्स, बहुत सारे ऐसे आयोनिक कंपाउंड्स है, प्रोसेस कॉजेस ऑफ पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर। उनके पास क्या है? पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर एंड शो द प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द कोवेलेंट कंपाउंड। वो कैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड जैसी ही प्रॉपर्टी शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, चलो कुछ प्रॉब्लम है, तो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है क्या? आधे से ज्यादा बच्चे घर पे जा चुके हैं, है ना?
चलो आगे चलो। कुछ कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो मतलब कोवेलेंट बॉन्ड तो लोग भले रहते हैं उनके अंदर, पर उनकी प्रॉपर्टी जो होती है वो आयनिक प्रॉपर्टी से मिलती जुलती है, ठीक है। या फिर बहुत सारे ऐसे आयनिक कंपाउंड भी होते हैं जिनकी जो प्रॉपर्टी है वो कोवेलेंट से मिलती जुलती है, ये दोनों होता है, वैसा वैसा चलता रहता है। तो ऐसे कौन कौन से कंपाउंड है और उनकी कितनी प्रतिशत जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मिलता है, हम लोग वो देखेंगे, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है? अरे जा आ कर रहे हो, क्या कर रहे हो? चलो आगे चलिए। लिथियम क्लोराइड LiCl, लिथियम गोल्ड, क्या नहीं कि कौन सा नहीं, कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं समझ में आया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ऊपर वाला समझाओ, ये वाला कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड ना, अभी ये थोड़ी समझेगा। देखो कैसा होता है आयनिक बॉन्ड, तुम लोगों को पता है आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड पता है क्या? कोवेलेंट छोड़ो, कोवेलेंट क्या खट्टे, पहले आयनिक को समझो। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड कब कब बनता है? जब कोई एक एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है, मतलब एक एटम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो दोनों के बीच में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, और ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप होने की वजह से इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है। इनके अंदर क्या डेवलप हो जाता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, है ना। ये देखो चैप्टर में सबसे जो स्टार्टिंग हुआ था ना हम लोग आयोनिक बॉन्ड ही हुआ, तो अगर तुम लोग को याद है तो जुलाई के अंदर हुआ था लगभग चैप्टर स्टार्ट, तो तुम लोग उसमें जाके देख सकते हो, ठीक है। तो उसको पढ़ लो, तो देख लो कितना बड़ा चैप्टर है, क्या स्टार्ट होने से खत्म होने तक स्टार्ट का इंसान भूल जाता है, खत्म क्या है बोलो। अरे कुछ बात नहीं, तुम्हारा तो फिर भी बहुत जल्दी खत्म हो गया। पिछले वाली बैच में मैंने लगभग यही 2.5 महीने तक पढ़ा है, 2.5 मंथ, 2 more than half month। हाँ हो जाएगा, ऐसा नहीं, हो जाएगा, ठीक है। चलो तो आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड हम लोग देखते हैं। आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? आयनिक, अभी देखो फॉर एग्जाम्पल आयनिक जो हम लोग का LiCl है वो क्या है? एक तरीके से आयनिक है, उसके बीच में जो बॉन्ड है वो आयनिक है। कैसे आयनिक है? लिथियम जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन को डोनेट कर देता है और लिथियम क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है? लिथियम क्लोराइड। ये एक तरीके का सॉल्ट है, ठीक है, ये एक तरीके का सॉल्ट है, नमक। नमक तुम लोगों को पता है ना कैसा होता है शेप में, जैसे कोई रेगुलर ही होता है, तो ये जो है कुछ वैसा ही होता है, नमक होता है, ठीक है, लिथियम क्लोराइड का। बट इट इज मोर स्टेबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट देन द वाटर, ठीक है। ये किसमें ज्यादा स्टेबल होता है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा स्टेबल रहता है देन द वाटर। पानी में ज्यादा स्टेबल नहीं रहता, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा स्टेबल रहता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जो चीज स्टेबल रहती है जनरली वो कौन सी होती है? वो होती है हमारी कोवेलेंट कैरेक्टर वाली जो चीज होती है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में स्टेबल रहती है और वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होती, वाटर के अंदर उनका कुछ नहीं होता, ठीक है। वो आयनिक वाली होती है वो वाटर सॉल्युबल होती है, वो वाटर के अंदर स्टेबल नहीं रहती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्या? NaCl, NaCl मतलब उनका नाम। टू एक्सप्लेन द partial covalent character of ionic bond, Fazan's put forth the following rules, ठीक है। इस कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं, इनका नाम है फजान्स। इन्हीं के नाम पर हमने इन्होंने रूल रखा अपना, उसको हम आज फजान्स रूल बोलेंगे। इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि भाई किस तरीके से आयनिक और कोवेलेंट कैरेक्टर डिफर करते हैं, ठीक है। चलो अभी देखते हैं फजान्स रूल क्या है। चलो, अ स्मॉल साइज ऑफ
cations and the large size of anion leads greater covalent character to the ionic bond. क्या होता है जब कोई भी एटम, हाँ बोलो बोलो, हाँ रिकॉर्ड तो हो रहा है, ठीक है, हाँ लेफ्ट हो रहा है, अच्छी बात, मोबाइल अच्छा तो बंद करके चालू करना, बंद करके चालू किया फिर भी हो रहा है, देख हाफ एन आवर है, देख मैं तो नहीं तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्ड करके अपलोड करूंगा, हाफ एन आवर है तेरे पास, ठीक है, हाँ ठीक है चलेगा, देख तेरे पास अगर हाफ एन आवर तो रुकना चाहता है तो रुक, लेफ्ट होना चाहता है लेफ्ट हो, बस देखो फिर बाद में क्या है वो वीडियो देखना पड़ेगा, नहीं तो तेरे को पदान रूल पर ही सुनेगा, ठीक है, और फिर वो बात बोलो अच्छा ठीक है सुनो, पदान रूल में समझा रहा हूँ, a smaller size of the cation and the larger size of the anion leads the greater covalent character to the ionic bond. अगर कोई भी एक ऐसा आयनिक बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, उसमें दो चीजें होगी, कैटायन होगी और एनायन होगी, कैटायन और एनायन दोनों को पता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है और कुछ नहीं, ठीक है, अगर उसमें से समझ लो कैटायन जो है उसका साइज बड़ा है, ठीक है, सॉरी कैटायन जो है उसका साइज छोटा है, जो एनायन है उसका साइज बड़ा है, तो जो ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कौन सा होगा, आयनिक बॉन्ड का कैरेक्टरिस्टिक्स है। एग्जांपल के लिए क्या दिया हुआ है, ये बात लिथियम क्लोराइड जो है उसका एग्जांपल दिया हुआ है, इज मोर कोवेलेंट देन द NaCl, क्यों NaCl के साथ मतलब उनने कंपैरिजन कर दिया, सोडियम क्लोराइड अपना नॉर्मल नमक है, वो आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स 100% शो करता है, जबकि हम लोग का जो लिथियम आयन है, लिथियम क्लोराइड है, वो कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक शो करने का मतलब हम लोग को ऐसा लगेगा कि लिथियम और क्लोरीन के बीच के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड है, ना कि आयनिक बॉन्ड है, ठीक है, हम लोग को क्या लगेगा कि उसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड है, ना कि आयनिक बॉन्ड है, समझ में आ रहा है, चलो तो आगे चलते हैं, अब इसमें क्या हो रहा है, तो जो उसके वैसे ही सिमिलरली अभी क्यों ऐसा हो रहा है, देखो सोडियम का मॉलिक्यूल जो होता है ना बहुत बड़ा होता है, सोडियम का मॉलिक्यूल जो है बहुत बड़ा होता है एज कम्पेयर टू लिथियम मॉलिक्यूल, लिथियम देखो लिथियम के बाद आता है, पहले लिथियम आता है ऊपर पीरियोडिक टेबल में, उसके बाद उसके नीचे सोडियम आता है, ठीक है, तो उसके वजह से क्या होगा, तुम लोगों को पता है एटॉमिक साइज व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, लिथियम का जो मॉलिक्यूल होगा छोटा होगा, सोडियम का जो मॉलिक्यूल होगा वो बड़ा होगा, ठीक है, सोडियम का मॉलिक्यूल बड़ा है तो उसके अंदर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा आ गया, और लिथियम का मॉलिक्यूल छोटा है इसके लिए उसके अंदर हमारा कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आ गया, ठीक है, वैसे ही सिमिलरली किसके अंदर अप्लाई होता है, लिथियम आयोडाइड और लिथियम क्लोराइड के अंदर, ठीक है, ये कंपैरेटिव है लिथियम आयोडाइड और लिथियम क्लोराइड, लिथियम आयोडाइड और लिथियम क्लोराइड, क्लोराइड जो है उसका मॉलिक्यूल छोटा है कंपेयर टू आयोडाइड, तो इसके लिए लिथियम आयोडाइड वो ज्यादा कोवेलेंट नेचर शो करेगा एज कंपेयर टू लिथियम क्लोराइड, ठीक है, लिथियम आयोडाइड से जब लिथियम क्लोराइड को कंपेयर करेंगे तो हमको लगेगा कि लिथियम क्लोराइड को जो है वो आयोनिक नेचर शो कर रहा है, जबकि लिथियम आयोडाइड जो है वो हम लोग को कोवेलेंट कैरेक्टर शो कर रहा है, ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी हो रही है, ये पूरे चैप्टर मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हो रहा है, वो हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, दूसरा देखते हैं, ग्रेटर द चार्ज ऑन एनायन, जितना एनायन के ऊपर चार्ज ज्यादा होगा, ठीक है, मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ एनायन बॉन्ड, जितना कैटायन चार्ज के ऊपर, जितना कैटायन जो है ज्यादा चार्ज लेकर बैठा होगा, मोर द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ एन आयनिक बॉन्ड, अगर कैटायन ज्यादा चार्ज स्ट्रॉन्ग चार्ज लेकर बैठा हुआ तो उतना आयनिक कैरेक्टर होता है,
जितना उसने कम चार्ज लेकर बैठा है उतना कोवेलेंट चार्ज वो देगा। फॉर एग्जाम्पल द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ एल्यूमिनियम टेट्रा क्लोराइड, इसका एल्यूमिनियम टेट्रा क्लोराइड एंड मैग्नीशियम डाइक्लोराइड और सोडियम क्लोराइड डिक्रीजेस इन द फॉलोइंग ऑर्डर, इसी ऑर्डर में डिक्रीज करते जाते हैं। देखो किस ऑर्डर में डिक्रीज कर रहे हैं, एल्यूमिनियम के ऊपर कितना है +3 चार्ज है, ठीक है, क्लोरीन के ऊपर -3 चार्ज है, ठीक है, इसके ऊपर +3 चार्ज है, मतलब इसका जो कैटायन है उसके ऊपर चार्ज क्या है बहुत बड़ा है, तो इसका जो आयोनिक बॉन्ड है मतलब इसका जो कैरेक्टर है वो ज्यादा क्या होगा आयोनिक होगा, तो इसमें आयोनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा दिखेगा। इसके अंदर कितना है चार्ज, इसमें +2 चार्ज है, तो इसका आयोनिक कैरेक्टर जो होगा वो इससे कम होगा, कंपैरेटिवली इससे कम होगा, ये वाले एल्यूमिनियम वाले से कम होगा। सोडियम के ऊपर सिर्फ एक ही प्लस चार्ज है, तो इसका तो और भी जो है कम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? हेलो, किसी को कुछ डाउट? हाँ डाउट है, बोल। अच्छा डाउट नहीं, आगे चल रहे हैं। तो हमने फजान्स के दोनों रूल पढ़ लिए, अब फजान का हमको कौन सा रूल पढ़ना है, तीसरा वाला। पहला वाला रूल क्या बोलता है भैया फजान का? संजय तेरे को कुछ बोलना है तो बोल, नहीं तो माइक बंद कर दो। हाँ वेरी गुड। अभी फजान का जो पहला रूल था वो क्या बोलता है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कैटायन की साइज के ऊपर। दूसरा वाला बोलता है कैटायन का चार्ज जो होगा वो होगा। अभी देखो तीसरा वाला क्या बोलता है, तीसरा वाला बोलता है कैटायन विथ द आउटर इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ऑफ द S2 P6 and D10 type possess a greater polarizing power compared to the cations have same size and same charge। ठीक है, वापस से देखो बात पूरे फजांस रूप में किसकी होती है, कैटायन की ही होती है। फजांस रूप समझना है मतलब कैटायन को ही पकड़ लो, मतलब पॉजिटिव आयन जो है उसको पकड़ लो, तो हम लोग कैटायन बोलते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव आयन जो है वो कैसी है, पॉजिटिव आयन का साइज कितना है, पॉजिटिव आयन के ऊपर चार्ज कितना है, पॉजिटिव आयन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसी है, वो सब चीज मैटर करती है। ठीक है, क्या बोलता है, ऐसे कैटायन जिनके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन मतलब समझ लो ना, आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन S के अंदर जा रहे हैं, P के अंदर जा रहे हैं और D के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, तो इनके अंदर जो है पॉसिबिलिटी है पोलराइजिंग की वो ज्यादा है, ग्रेटर है एज कंपेयर टू, किससे कंपेयर करेगा, सेम कंपाउंड जिनका साइज भी सेम हो और चार्ज भी सेम हो। ठीक है, साइज और चार्ज सेम होने के बाद भी अगर SPD के अंदर है इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन वैसी है तो वो ज्यादा उनकी जो वो है पावर जो है ज्यादा पोलराइजिंग पावर शो करेंगे, ज्यादा पोलराइजिंग पावर शो करेंगे मतलब वो ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर शो करेंगे। बट हैविंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S2 and P2 टाइप्स। ठीक है, जो एटम लोग जो बाकी बचे हुए एटम है उनके अंदर क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी S2 होगी और P6 होगी, मतलब उनका जो आउटर का जो S ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल्ड होगा और जो P ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल्ड होगा। ठीक है, दिस इज बिकॉज द D ऑर्बिटल ऑफ द S2 and P6 and D10 shell screens the nuclear charge less effectively compared to S and P। ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर किसके ऊपर डिपेंड करता है कि भैया न्यूक्लियर के बीच के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसा है। ठीक है, वही कोवेलेंट कैरेक्टर डिसाइड करता है। अगर न्यूक्लियर के बीच के अंदर इलेक्ट्रॉन सही से हुआ तो कोवेलेंट कैरेक्टर सही हुआ, अगर अच्छा नहीं हुआ तो कोवेलेंट कैरेक्टर थोड़ा अलग आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हेलो तो क्या, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब क्यों होता है ऐसा,
क्योंकि डी जो है, डी ऑर्बिटल जो है वो अच्छी तरीके से कवर नहीं करता है, इसको न्यूक्लियस को कवर नहीं करता। कंपैरेटिवली जो एस और पी है वो काफी अच्छी तरीके से न्यूक्लियस को ढांक देते हैं। अगर वो लोग अच्छी तरीके से न्यूक्लियस को ढांक देंगे तो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर न्यूक्लियस का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। अगर आउटर मोस्ट एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो फ्री हो जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड जैसा बनाने के लिए। पर अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट के ऊपर इलेक्ट्रॉन मतलब न्यूक्लियस का जोर पड़ेगा तो फिर वो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना पाएगा, वो आयोनिक बॉन्ड बना पाएगा। ठीक है, तो उसको ऐसे उसका कैरेक्टर बदल जाएंगे, आयोनिक से कोवेलेंट, कोवेलेंट से आयोनिक। उनको समझा कि डी ऑर्बिटल किस तरीके से रोल प्ले करता है कोवेलेंट और आयोनिक, थोड़ा बताने के लिए। कॉन्फिगरेशन इज ग्रेटर देन द one having the sp6 configuration, for example copper chloride, ठीक है, is more covalent than the sodium chloride। कॉपर क्लोराइड जो है वो क्या होती है, वो ज्यादा कोवेलेंट है देन द सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड से ज्यादा कॉपर क्लोराइड जो है वो ज्यादा हमको कोवेलेंट कैरेक्टर शो करना है। हियर द कॉपर क्लोराइड इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, इसके अंदर क्या होता है, डी ऑर्बिटल होता है। ठीक है, और जबकि सोडियम के अंदर क्या होता है, सोडियम के अंदर डी ऑर्बिटल है नहीं, सोडियम के अंदर सिर्फ पी ऑर्बिटल है। क्योंकि डी ऑर्बिटल है कॉपर के अंदर, तो वो इलेक्ट्रॉन को अच्छे से, बाहर के इलेक्ट्रॉन को अच्छे से वो कैप्चर नहीं करेंगे, बाहर के इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज्यादा पावर नहीं होगी कॉपर को, तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन के पास वो ज्यादा चल जाएगा और अच्छी तरीके से शेयर हो रहा होगा। तो उसकी वजह से हम लोगों को क्या देखने मिलता है, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर उसके ज्यादा देखने मिलते हैं, है ना। बात समझ में आ रही है? हेलो, ठीक है, अब आते हैं आज रेजोनेंस टाइप। इसमें ऊपर में कुछ डाउट है फजांस रूल में, किसी को फजांस रूल में डाउट है, या फिर आज जो भी पढ़ा है उसके अंदर पीछे ये कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयोनिक बॉन्ड, इसमें कोई डाउट है, या पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में किसी में कुछ डाउट है तो मुझे बताओ, या बॉन्ड लेंथ में किसी को डाउट है तो मुझे बताओ। इन लोगों के पास, सबके पास बुक है, पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि आज रेजोनेंस चालू कर दिया तो कंप्लीट तो हो नहीं पाएगा, और फिर आधा समझेगा भी नहीं, मजा नहीं आएगी। बोलो। अच्छा, फजांस रूल ना, ठीक है, चलो 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 फजांस रूल को चलो। ठीक है, देखो फजांस के टोटल 3 रूल है, और तीनों रूल कैटायन के बारे में बात करते हैं। कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन। ठीक है, हम लोगों को पता है आयनिक बॉन्ड के अंदर एक पॉजिटिव आयन होता है, कैटायन होता है, और एक एनायन होता है, नेगेटिव आयन होता है। दोनों मिल जाते हैं, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है, तो हम लोगों को पता रहता है कि वो बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। अब क्या होता है, आयनिक बॉन्ड हो या कोवेलेंट बॉन्ड हो, इन दोनों के कुछ कुछ सिम्टम होते हैं। आयनिक बॉन्ड जो होता है पानी में डालो तो टूट जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड पानी में डालो नहीं टूटता, डिसोसिएट नहीं होता। ठीक है, पर कभी कभी क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल जो है होते आयोनिक है, पर नेचर ऐसा दिखाते कि वो कोवेलेंट है। ठीक है, तो ऐसा क्यों दिखाते हैं, कोवेलेंट नेचर क्यों दिखाते हैं, तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उनके कोवेलेंट नेचर की तरफ रुख करेंगे। इनके कोवेलेंट नेचर की तरफ रुख करना मतलब क्या होगा, हम लोग कोशिश करेंगे कि उनका कोवेलेंट नेचर हम समझ जाएं कि उनका कोवेलेंट नेचर कैसा है। ठीक है, चलो कोवेलेंट नेचर देख लेते हैं। तो फजांस रूल जो था, फजांस जो भाई साहब थे उन्होंने रूल दिए। पहला रूल क्या था कि जो साइज होती है, जो स्मॉल साइज कैटायन रहेगा और लार्ज साइज वाला एनायन रहेगा, तो जो बॉन्ड रहेगा मोर आयनिक होगा। ठीक है, बॉन्ड होगा मोर आयोनिक होगा। कृपया इस बात को याद रखें, बॉन्ड जो होगा, कैटायन छोटा है, एनायन बना है, बड़ा है, तो बॉन्ड जो है आयोनिक होगा। ठीक है, वैसा तो फजांस में कुछ बोला नहीं, हमने क्या करा। ठीक है, वो अलग अलग चीज। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। द चार्ज ऑन द कैटायन मोर कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड। जो चार्ज होता है कैटायन के ऊपर, अगर वो ज्यादा है
तो हम लोग को देखने मिलता है आयनिक कैरेक्टरिस्टिक है वो ज्यादा देखने मिलता है बॉन्ड के अंदर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोवेलेंट कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा देखने मिलता है आयनिक बॉन्ड के अंदर, ठीक है। इसमें भी कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा देखने मिलता है आयनिक बॉन्ड के अंदर, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है, ठीक है। सब में कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है, ठीक है। तो अगर चार्ज ज्यादा होगा एनायन के कैटायन के ऊपर चार्ज ज्यादा होगा तभी भी कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। अगर कैटायन छोटा होगा तभी भी कोवेलेंट बढ़ जाएगा, या कैटायन जो है उसका लास्ट ऑर्बिट जो है वो डी ऑर्बिटल है तभी भी कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये तीन कारण है जिनसे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है। लास्ट वाला जो है डी वाला, इसमें क्या होता है जनरली डी ऑर्बिटल जो है काफी खराब होता है। डी ऑर्बिटल जो है परफेक्टली स्फेरिकल नहीं होता, स्फेरिकल तो बिल्कुल भी नहीं होता, हाफ स्फेरिकल भी नहीं होता, मतलब क्वार्टर तो भी नहीं होता, तो काफी उसके बीच में स्पेस काफी होता है, वो पूरी तरीके से न्यूक्लियस को कवर नहीं कर पाता, मतलब न्यूक्लियस के आसपास अच्छी तरीके से कवर नहीं कर पाता। न्यूक्लियस के आसपास अगर कवर नहीं होगा तो जो न्यूक्लियस की जो फोर्स है, न्यूक्लियस की जो फोर्स है वो बाहर निकलेगी, बाहर दिखाई देगी, तो जो बाहर न्यूक्लियस की फोर्स रहेगी वो फोर्स जो है कहीं ना कहीं क्या करेगी, कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करेगी, ठीक है। अब बात समझा, अभी कुछ डाउट? हेलो, ठीक। तो फॉर एग्जांपल उसने दिया है कॉपर क्लोराइड जो है ज्यादा कोवेलेंट है एज कंपेयर टू सोडियम क्लोराइड। अभी कॉपर की भी जितना कॉपर होता है उतना ही सोडियम होता है, तो हम लोग इसमें ये नहीं बोल सकते कि भैया साइज का डिफरेंस है, नहीं, साइज तो दोनों की सेम है, ठीक है। तो क्या चार्ज भी दोनों पे सेम है, सोडियम के ऊपर चार्ज +1 है, कॉपर के ऊपर भी चार्ज +1 है, तो चार्ज का भी फेयर नहीं, तो दोनों ऊपर की जो पदार्थ के दोनों जो पहले रूल से फेल हो गए, ठीक है। अब आता है तीसरा रूल बोलता है कि डी ऑर्बिटल। अब देखो यहाँ डी ऑर्बिटल है, ओ वैसे अभी काहे आया है भाई? तो अब रुको 21 तारीख तक रुको, 21 तारीख खत्म हो जाएगी, 21 तारीख हो जाएगी तो फिर तुम्हारा भी चालू हो जाएगा। क्या बोल रहा है? हाँ हाँ हाँ, तो तुम्हारा भी उस समय मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। हाँ बोलो, अरे बोलो, क्या बोल रहे हो? बोलो बोलो, चलो दिवाली है तो दिवाली, ठीक है, इतना समझा। भाई देखो बात ऐसा है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो हम लोग भी नहीं जा सकते, ठीक है, और ऊपर से क्योंकि पैंडेमिक है